नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी विकास। और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि आज क्या होनी चाहिए आपकी बाजार पर रणनीति। तो देखिए, एक नए हफ्ते की शुरुआत, और ये हफ्ते की जो शुरुआत में फिलहाल गिफ्ट निफ्टी या एशिया बाजारों के संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव जरूर हैं, बट ओवर द वीकेंड ढेर सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन पर गौर फरमाना जारी है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन मिडिल ईस्ट में है उसने एंटर कर लिया है अपना चौथा वीक। और इस चौथे वीक में जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कड़े कमेंट जरूर आ रहे हैं ट्रंप और साथ ही ईरान की तरफ से। बट इस बीच अगर आपको ये अंदेशा था कि मंडे मॉर्निंग को क्रूड में किस तरीके का एक्शन होगा, तो सरप्राइजिंगली वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, वहां से कुछ कंसर्न्स नहीं आ रहे हैं। अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करें वो लगभग सपाट है। और ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए क्या कुछ सेटअप बन रहा है, क्या यह घबराने का मौका है या फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एकदम करेक्ट समय है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पूरा एक्सपर्ट का पैनल होगा और उनसे लगातार हम उनकी लेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। तो हो जाइए तैयार, ढेर सारे आइडियाज आपके साथ शेयर भी करने हैं। बट हम आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। तो ग्लोबल बाजारों से शुरू करें तो जी हाँ, यूएस और एशिया के बाजार जो हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए हैं। यूएस बाजारों में हमने फ्राइडे को कमजोरी देखी थी। फिलहाल एशिया के तमाम बाजार, चाहे वो निकाय कोस्पी हो, वहां पर काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिफ्ट निफ्टी भी 300 अंकों की फिलहाल गिरावट दिखा रहा है। कच्चे तेल से बड़े क्यूज आज जरूर रहे हैं क्योंकि तेज उछाल के बाद जो है आज दायरे में कारोबार कर रहा है। हमने जरूर देखा कि कमेंट्स आए कि 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पावर इंफ्रा को ईरान के टारगेट करेंगे। और वहीं से ईरान ने भी पलटवार किया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से इजराइल और साथ ही यूएस बेसिस पर हमला होते हुए दिखेगा। पर अभी जो क्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इतने कंसर्निंग नहीं है अगर हम कच्चे तेल की बात करें। अब भारतीय बाजारों की बात करते हैं, उसका सेटअप जो है यहाँ पर डीआईआईज फिर से एक बार नेगेटिव आंकड़ा उनकी तरफ से कैश मार्केट में, और लगातार 16वां दिन है जहां पर ये बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है और 5,000 करोड़ से ज्यादा के उन्होंने शेयर बेचे हैं। बट आज के सत्र में ढेर सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको जरूर दिखेगा क्योंकि आज 5 फार्मा कंपनियों ने सेमाग्लूटाइड यानी डायबिटीज और साथ ही साथ वो दवा जो कि आपको पतले होने में मदद करती है वो लॉन्च करी है। ढेर सारी भारतीय कंपनियां हैं, जब ये ऑफ पेटेंट हुआ उन्होंने ये दवाएं लॉन्च की, इसके बारे में करेंगे चर्चा। तो ब्रॉडर मार्केट से सीएगल इंडिया को एक बड़ा ऑर्डर मिला है तो इस काउंटर पर भी आज रहेगी नजर। तो चलिए, ये थे वो बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नज़र। पर अब आइए समझ लेते हैं कि आज किस तरीके से ग्लोबल सेटअप देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम बता ही रहे थे कि यूएस मार्केट्स में फ्राइडे को एक बड़ी कमजोरी फिर से हावी होती हुई दिखी क्योंकि देखिए ये वॉर की जो पूरी सिचुएशन है इसमें कुछ बहुत कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं मिला है। जो कमेंट्स हैं वो और थोड़े से कड़े, चेतावनियां मिलती हुई नज़र आई हैं। ऐसे में उसका एक इम्पैक्ट हमने यूएस मार्केट्स में तो देखा ही फ्राइडे को, बट आज सुबह तमाम एशिया बाजारों की बात करें तो वहां पर एक बड़ी कमजोरी हावी होती हुई दिखी है। इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा होगा। बट समझना यही है कि इन कमेंट्स का क्या कुछ हम मायने लगाएं, क्या यहाँ से सिचुएशन और वर्स होती हुई दिखेगी या फिर अब जो ये पूरी वॉर की सिचुएशन है इससे कहीं ना कहीं मार्केट्स उभरते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। आइए इन सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके लिए अब स्वागत करेंगे ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट का। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। और ये जो मॉर्निंग है वो कुछ इतनी खास तो नहीं लग रही है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स रहे, बड़े डेवलपमेंट्स ओवर द वीकेंड और अभी तो कमज़ोरी ही हावी होती हुई दिख रही है। सबसे पहले आपके लिए क्या कुछ खास रहा ग्लोबल मार्केट्स में? आपने किस कमेंट्स पर ज़्यादा आपका फोकस रहा, उसके बारे में बताइए।
देखिए, अगर हम शुक्रवार का मार्केट देखें तो अमेरिकी बाज़ार में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर हम तीनों इंडाइसिस को देखें, डाउ जोन्स जो था लगभग 1% नीचे था, S&P 500 1.5% नीचे था, नैस्डैक 2% नीचे था। वॉलेटिलिटी वहाँ पर जारी है और उसका कारण ये है कि क्रूड की वॉलेटिलिटी एक कारण है और उसमें इन्फ्लेशन का जो दूसरा है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रंप के स्टेटमेंट्स जो ऊपर नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है। ट्रंप ने 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया है ईरान को, हॉर्मुज़ को खोलने का, ईरान ने उसमें कंडीशंस डाला हुआ है कि हम किसी शिप को रोक नहीं रहे हैं, बट हम किसी एनिमी शिप को जाने भी नहीं देंगे। और दूसरा जो कंडीशन उन्होंने डाला है कि अगर हॉर्मुज़ होगा तो फुल ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा किसी के लिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ईरान की तरफ से आ रही है। ईरान भी एक शक्ति का रवैया ले रहा है। आज के डेट में अगर हम देखें, जो शिप्स थोड़े बहुत निकल रहे हैं वो ईरान को एक पैसेज फ़ीस दे रहे हैं। जैसे कि जापान ने, सुनने में आया है कि जापान ने ईरान को $2 मिलियन दिया अपने टैंकर को निकालने के लिए, एक टैंकर को निकालने के लिए। तो पैसेज फ़ीस जो है वो एक तरह से एक्सटॉर्शन भी है जो ईरान कर रहा है वहाँ से शिप्स को बाहर निकालने के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे पूरा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो वैसे ही इंश्योरेंस की वजह से बहुत हाई है और फ्रेट रेट्स हाई हो गई हैं। अब पैसेज फ़ीस भी जो है वो इम्पोर्टेंट करती है। तो ये देखने लायक होगा कि 48 आवर्स के बाद अमेरिका कैसा रुख करता है। अमेरिका एक कोalition बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर बाकी देश आके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रोटेक्ट करे, बट उससे ट्रेड क्या नॉर्मलाइज हो जाएगा वो मुश्किल है, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस रेट्स अभी भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर इंश्योरेंस रेट्स नीचे नहीं आएंगे तो शिप्स नहीं चलेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस रेट्स का हाई होने का मतलब रिस्क हमेशा रहेगा। अगर ये वॉर अमेरिका वाइंड डाउन भी करता है, जो बात सुनने में आ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा उस एरिया में। ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन जब तक नहीं बनता तब तक रिस्क हमेशा रहेगा और कॉस्ट हमेशा रहेगा। और उसी का इम्पैक्ट जो है हम एशिया बाज़ार में भी देख रहे हैं। आज जापान के निकाई नीचे हैं। फ्राइडे को बंद होने के बाद आज जब खुला तो काफ़ी नीचे खुला, लगभग 3-3.5% नीचे खुला। कॉस्पी को देखें तो 5.5%, 5-5.5% नीचे है। भारतीय मार्केट भी नीचे होने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो हम देखने जा रहे हैं, हम चौथे हफ्ते में घुस रहे हैं। अब यहाँ पर हम 4 सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं। पहला ऑर्डर इम्पैक्ट तो डायरेक्ट कंपनीज़ को है जो लोग करते थे। अब वो क्योंकि उस कंपनीज़ के जो इन्वेंट्रीज थे ऑलरेडी 15 से 20 दिन के थे और वो सेकेंड ऑर्डर को सप्लाई कर पा रहे थे। अब क्योंकि वहाँ से की आइटम्स वहाँ से डाइवर्ट हुए हैं, वो इम्पैक्ट जो है अब सेकेंड ऑर्डर कंपनीज़ में जाने लगेंगे। और विच का मतलब ये है कि उनका फीड स्टॉक, उनकी जो रिक्वायरमेंट है फंक्शनिंग की, वो इम्पैक्ट होने लगेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एक नज़र रखिएगा। काफ़ी सारी कंपनीज हिट होने वाली हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा हिट होंगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बाइंग पावर नहीं होगी। अगर एक प्रीमियम दे के भी ख़रीदना है तो नहीं खरीदेंगे, उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी नहीं शायद होगी। तो वो इम्पैक्ट जो है अक्रॉस सेक्टर आपको देखने को मिलेगा और वो इस हफ्ते मार्केट में हावी रहेगा। और मार्केट को अगर हम देखें तो आपका कल निफ्टी का एक्सपायरी है, वेडनेसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है और फिर सीधा मंडे को फिर से एनएससी का एक्सपायरी आ जाता है। तो 3 एक्सपायरीज हैं अगले एक हफ्ते में, जिसके लिए मार्केट वॉलेटाइल वैसे भी रहने वाला है। सही सर, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज की बिकवाली अगर हम देखें तो लगातार 16वें दिन बिकवाली जारी रही है और डीआईआईज की तरफ से खरीदारी लगातार आ रही है। जितनी बिकवाली है लगभग उतनी 5,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। इसको ओवरऑल देखते हुए आपको सेटअप आज के बाजार का कैसा लगता है? देखिए, एफआईआईज का जो फ्लो है वो 2 फैक्टर्स में करता है। एक, हम भारत में अगर हम भारत का फ्लोज देखें तो एक अर्निंग्स के ऊपर है। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाके ग्रोथ में कैसे आता है। हम ग्लोबली देखें तो जिस तरह से यूएस के 10 ईयर बेंचमार्क बॉन्ड जो है आज के डेट में अगर हम उसको देखें तो 4.38% हो गया है। अब वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा ये है कि शायद इस साल यूएस में रेट कट नहीं हो। अभी भी कुछ हैं ब्रोकरेजेस जिन्होंने सितंबर दिसंबर का रेट कट का अनुमान रखा हुआ है, पर इन्फ्लेशन बॉन्ड्स जिस तरह से भाग रहे हैं वो एक इंडिकेटर है कि रेट कट
जो साइकिल है अब पॉज हो गई है, और वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूएस मार्केट को भी प्रेशर में रखेगी और सारे मार्केट्स को ग्लोबली प्रेशर में रखेगी। अगर इन्फ्लेशन की लेवल से ऊपर जाता है तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको शायद इंटरेस्ट हाइक करना पड़े। अगर आप भारत का देखें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के चलते हमारे भी बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से टाइट हो रहे हैं। हमारा रुपी जो है वो सबसे ज़्यादा वीक हो रहा है, 93 के ऊपर 93.5 के आसपास पहुँच गया है। अगर 94 हो जाता है तो एक कोई बड़ा हेडलाइन नहीं होगा, बट 94 होगा क्योंकि इन्फ्लेशन इतना क्रूड का इम्पैक्ट जो आ रहा है और डॉलर जो स्ट्रेंथन हो रहा है ग्लोबली वो हो रहा है। अब डॉलर स्ट्रेंथन होने से दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक, आपके कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, तो गोल्ड अभी देखो पिछले हफ्ते 10% नीचे गिरा, सिल्वर अभी 70 के नीचे है, 67 के आसपास है। तो ये सारे जो डोमिनो इफेक्ट हैं डॉलर के स्ट्रेंथन होने की वजह से, उसके वजह से आपके एफआई फ्लोज में इम्पैक्ट आएगा। दूसरा जो है तो दो मेजर इम्पैक्ट है। एक तो आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो एफआईएस के रिटर्न कम हो रहे हैं। दूसरा जो है गल्फ वॉर या वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से आपका अर्निंग्स हिट हो रहा है, तो अर्निंग्स रिवाइवल भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो रुपी का रिटर्न कम हो रहा है, अर्निंग्स कम हो रहे हैं, तो वैल्यूएशन और प्रीमियम दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़, तो वहाँ पर और सेलिंग आएगा। तो एफआईएस का जो ये सेलिंग का जो माहौल है वो बिल्कुल थोड़ा सा जारी रहेगा। पिछले एक महीने में लगभग 90,000 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है एफआईएस का। पिछले एक हफ्ते में 40,000 42,000 के आसपास नेट सेलिंग हुआ है। तो एफआईडीएस का ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट एट पार ही है सेलिंग और बाइंग, बट फिर ये जारी रहेगा तो पोजीशन और कटेंगे आगे जाके। ऑलराइट, बट इसी के साथ सजीत सर, एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि आज तो जो शुरुआत है वो भारी गिरावट के साथ होने की आशंका है। 300 अंकों की गिरावट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। देखिए हमने देखा कि फ्राइडे को निफ्टी में इनिशियली मॉर्निंग में उछाल आई और फिर शाम को वो नीचे बंद हो गया। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक तो जिस वेस्ट एशिया का जो है वो एक है, और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि लोग रिस्क ओवर द वीकेंड लेना नहीं चाहते कि क्या हो मंडे को, और वही एक कारण है कि जिसकी वजह से हमने तो इसे अनवाइंडिंग देखी मंडे को फ्राइडे को, और निफ्टी जो है 23,100 के ऊपर बंद हुआ। अभी हम अगर हम देखें निफ्टी के पुट कॉल रेशियोज़ को देखें तो पुट कॉल रेशियो भी 1.02 है, बट अगर हम कॉल राइटिंग को देखें तो 2300 और 23,200 पे हमने कॉल राइटिंग काफ़ी देखा है, तो काफ़ी थोड़ा सा वहाँ पर प्रेशर रहेगा। पुट राइटिंग जो है 23,100 और 22,800 के आसपास है, तो उम्मीद ये है कि ओपन में एक बार मार्केट 23,000 से नीचे जाएगा आज। उम्मीद तो यही है। दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है वो है रोल ओवर होना शुरू हो गया है। हमने देखा कि निफ्टी में ऑलरेडी रोल ओवर शुरू हो गया है अप्रैल के महीने में। लोग वेट नहीं कर रहे हैं, अब 4 दिन बचे हैं सिर्फ, क्योंकि थर्सडे की भी छुट्टी है और ट्यूसडे की भी छुट्टी है। तो आप थर्सडे से पहले 2 एक्सपायरी आते हैं और फिर सिर्फ एक दिन बचता है जो, क्योंकि मंडे को एनएससी का एक्सपायरी रहेगा क्योंकि ट्यूसडे की छुट्टी है उधर। तो ये थोड़ा सा ट्रंकेटेड वीक है और इसमें एक्सपायरी लेड काफ़ी ट्रेड होने वाला है और रोल ओवर्स काफ़ी एग्रेसिव होने वाले हैं। तो निवेशक जो हैं वो थोड़े से कॉशियस रहें, क्योंकि ये आप एक्सपायरी के ट्रेड के बीच में फंस गए तो शायद आप लॉस बना सकते हैं अपने इसमें। तो ऑप्शंस में आप खेल रहे हैं तो ज़रा ध्यान से खेलें। दूसरा जो है, फ्राइडे को एफआईएस ने नेट शॉर्ट किया था 1000 करोड़ का। वो शॉर्ट इसलिए था क्योंकि आपका एक्सपायरी हो रहा था, तो अप्रैल के महीने में निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे और ओपन इंटरेस्ट भी जो है लगभग 37,500 के ऊपर है। और अगर हम
बैंक में देखें तो वहाँ पर लॉन्ग एड हुए लगभग 200 करोड़ के, और ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर जो है 8,000 करोड़ के ऊपर चला गया। बट अभी भी मार्केट में एफआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन है वो 14% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स अभी भी भारी हैं और लोग शॉर्ट्स लेके चल रहे हैं इस एक्सपायरी के अंदर। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए कि आप अपना जो पोजीशन है वो तो संभाल के रखें। शॉर्ट्स हैं मार्केट में, अनसर्टेनिटी है, और कॉन्फ्लिक्ट वाइंड डाउन भी अगर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। और इसका जो इम्पैक्ट पर जो रेगुलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो अगले दिन नहीं आने वाला। वो उसके लिए आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने, शायद क्वार्टर भी लग जाए, तब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होता। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप एक नज़र रखिएगा। सर, डायबिटीज और मोटापा मतलब ओबेसिटी के कंट्रोल की दवा सेमाग्लूटाइड भी लॉन्च हो गई है। ऐसे में फार्मा कंपनियों के ऊपर फोकस रहने वाला है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर फार्मा कंपनियों को लेकर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और उसकी वजह से जो सेमाग्लूटाइड है उसका जेनरिक वर्जन जो है 21 तारीख से लॉन्च हो गया है। एटलीस्ट 8 कंपनियां जो हैं जिन्होंने लॉन्च कर दी हैं। ये वायल के थ्रू है और इंजेक्शन के थ्रू है और पेन के थ्रू है। और अगर हम इसको देखें ठीक से, अगर ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट हो रहा है डायबिटीज़ के लिए। सेमाग्लूटाइड डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, पर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ओबेसिटी के लिए भी होता है। तो वो जो भी यूज़ करता है उसको डॉक्टर्स के निर्देश के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए। ये आपकी ओबेसिटी का ड्रग नहीं है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ का ड्रग है जिसका इम्पैक्ट जो है उसमें होता है। दूसरी बात जो है ये है कि इसमें जो इनोवेटर है नोवो नॉर्डिस्क, उसका भी वो उसने अपनी प्राइसिंग अभी तक बताई नहीं है, पर अभी भी वो 8,500-9 हज़ार के आसपास उसका मंथली प्राइसिंग कुछ है। तो प्राइसिंग गिरी है अप टू 4,000 के आसपास, 1600 से 4,000 के बीच की प्राइसिंग दिख रही है पर महीने की। हाँ, थोड़ा सा जिन लोगों ने प्रीमियम में किया है वहाँ पर अर्बन मार्केट में जाएगा उसका। बट अगर हम रफली हम देखें तो लगभग अगर लोग अभी एग्जिस्टिंग पेन को रिप्लेस करते हैं तो लगभग 25 से 30% कॉस्ट कम हो जाती है उन पेशेंट्स की। एटलीस्ट अगर हम डेली पेन यूज़ करने वाले हैं तो क्योंकि ये वंस अ वीक होता है और ये एक हफ्ते और एक महीने का कॉस्ट जो है 4,000 4,500 के ऊपर नहीं जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें अभी कंपटीशन आएगा और नोवो नॉर्डिस्क भी अपना प्राइसिंग लेकर आएगा। तो एक नज़र रखिएगा कि ये कैसा है। बट कैविएट है कि ये हर आदमी के लिए नहीं है, आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही ले, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको डील करनी पड़ती है। सर, एक बड़ा डेवलपमेंट ऑटो सेक्टर में भी हो रहा है। टाटा मोटर्स 1 अप्रैल से अपने इंटरनल कंबंशन इंजन, जो भी आईसी इंजन होती है, उसकी गाड़ी की कीमतें जो है वो बढ़ाने वाली है। हाल में कंपनी ने कुछ कमर्शियल व्हीकल के भी दाम बढ़ाए थे। क्या दूसरी कंपनियां ऐसे स्टेप ले सकती हैं? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल अब अलग कंपनी हो गई है, लिस्टेड कंपनी, और टाटा मोटर्स पीवी जो है अलग कंपनी हो गई है। हमने देखा कि 1.5% कुछ टाटा मोटर्स कमर्शियल ने किया था, और अभी जो वेटेड एवरेज है टाटा मोटर्स पीवी का, पैसेंजर व्हीकल्स का, वो लगभग आधे % के आसपास है और अक्रॉस द बोर्ड है। और अगर हम देखें तो इनपुट कॉस्ट सारे इंक्रीज़ हुए हैं सबके, जो उसको पास ऑन कर रहा है, जिसमें आपका गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, आपके बाकी केमिकल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, आयरन स्टील की प्राइसेस भी थोड़े से लॉफ्टेड देख रहे हैं। तो आप अगर हम थोड़ा सा हम इसको हम ब्रेक डाउन करके देखें तो इनपुट कॉस्ट जो है सब लोगों के लिए बढ़ रहे हैं, और टाटा मोटर्स ने ये अक्रॉस द बोर्ड अप्रैल 1 से ट्रांसफ़र किया है कंज्यूमर्स पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप नज़र में रखिए कि हाँ, 0.5% जिसको गाड़ी खरीदनी है वो आधा % और देके खरीद लेगा, और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे कंपनीज करने वाले हैं, क्योंकि मार्जिन अब्जॉर्ब कब तक करेंगे इसको, तो मार्जिन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये कॉस्ट पास ऑफ होना ज़रूरी है। बट देखिए कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है इन कंपनीज़ को।
बड़े बड़े कंपनीज कुछ अब्जॉर्ब कर रही हैं और कुछ पास ऑन कर रही हैं। छोटे कंपनीज अब्जॉर्ब शायद ना कर पाए, इसलिए पास ऑन पूरी तरह ना कर पाए। तो उनको उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इकोसिस्टम में। अगर हम देखें तो जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, जो हम बात कर रहे थे कि सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट में अभी कंपनीज आने लगेंगी और उसका इम्पैक्ट जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये कॉस्ट प्रेशर्स अभी आएंगे। इस इंक्रीज़ का मतलब ये भी है कि आपके इन्फ्लेशन में भी आगे बढ़ोतरी होने वाली है। अक्रॉस द बोर्ड ये होगा, तो ये इम्पैक्ट आप लेके चलिए कि आपके इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देगा आगे जाके। और इसकी वजह से जो हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो MPC अप्रैल में मिलने वाली है, हो सकता है कि और उम्मीद यही है कि इस बार भी होल्ड पे जाएगा और थोड़ा सा इन्फ्लेशन कमेंट्री हॉकिश होने वाला है इस बार, और ग्रोथ को जो है थोड़ा सा वो कर्टेल करने वाले हैं इस बार। सर, प्राइमरी मार्केट का अगर रुख करें तो इनोविजन की आज लिस्टिंग होने वाली है। जहां तक याद है, सारे व्यूअर्स को भी याद होगा कि इसकी जो डेट्स थी IPO की वो बढ़ाई गई थी क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनको ये IPO मिला है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये कंपनी वेस्ट एशिया के उसमें अटक गई और उसकी वजह से उनका जो IPO था एक्सटेंड करना पड़ा। मार्च 10 से मार्च 17 तक करना पड़ा एक्सटेंड इनको। फिर इसके ऐसे रिज़ल्ट प्राइसिंग भी कम करनी पड़ी। 519 रुपये का प्राइस है इनका। लगभग 3.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB का इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनका एक डेडलाइन आ रहा था। IPO का जो डेडलाइन होता है कि 1 साल के अंदर आप नहीं करोगे तो आपको रीफाइल करना पड़ता है, तो डेडलाइन आ रहा था, इसलिए QIB में सिर्फ 1% रखा था उन्होंने। बाकी जो थे वो NIS और रिटेल के लिए थे। तो अगर हम देखें किस तरह से हुआ है, NIS का जो था लगभग 8.5% का इनका सब्सक्रिप्शन था। QIB का पोर्शन 1% का इशू था और पर उसमें 14.5% सब्सक्राइब हुआ और रिटेल जो था अंडर सब्सक्राइब रहा 0.6%। तो इस IPO में थोड़ा सा आप ध्यान से रखिए क्योंकि इसमें लिस्टिंग पे काफ़ी लोग बेचने वाले हैं। और ये कंपनी जो है वो मैन पावर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है टोल रोड्स के लिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए और बाकी सब के लिए। तो मार्जिन्स जो है थोड़े से इसके हाई प्रोफाइल नहीं रहते, 5 से 8% के बीच में रहते हैं इसके मार्जिन। बट निवेशक जो अगर आज घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिवेयर रहे क्योंकि आज इसमें काफ़ी लोग बेचने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सजीद सर, तमाम चीज़ों पर अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए। प्राइमरी मार्केट से लेकर फार्मा कंपनियों पर आज क्या स्ट्रेटजी रखनी है ये आपने समझाया। निफ्टी बैंक पर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए FNO और FIIs के संकेतों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल देखिए, बाजार में आज जो सोमवार है, आज का सोमवार थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो बेहतर हो सकता है पिछले हफ्ते के हिसाब से। आज देखिए तो तमाम जो है वो सेक्टर्स जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक खबरें हैं, उसकी वजह से आप देखिए जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। हालांकि जो है अगर आप गिरावट के हिसाब से देखेंगे तो 390 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी जो है वो इम्प्लाइड में दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में आपको 22,750 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस वक्त के लेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार पे क्या आज सेटअप रहेगा, हम अपने एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या टॉपिक्स हैं, आज कहां आपको कमाई के मौके मिल सकते हैं। उसके अलावा जिन खबरों पर कोई एक्शन देखने को मिलेगा उस पर भी हम राय लेंगे अपने मेहमानों से, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए अब इसी कड़ी में सबसे पहले खबरों वाले शेयर आपके पास लेकर आते हैं। हमारी सहयोगी मिताली जैन हमारे साथ रोज की तरह जुड़ गई हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका और बताइए कि क्या लिस्ट लेकर आई हैं आप खबरों वाली। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज फार्मा सेक्टर अपने फोकस में रहने वाला है क्योंकि फाइनली जो सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन का लॉन्च है वो इंडिया में हो चुका है, जिसके दम पे आज स्टॉक्स जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जाइडस लाइफ साइंस, सन फार्मा, एल्केम लैब्स और टोरेंट फार्मा आपके फोकस में रहने चाहिए। इसके अलावा बात करें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनल कंबशन इंजन की जो प्राइजेस है पैसेंजर व्हीकल्स में ICE पोर्टफोलियो के 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाने वाली है। वेटेड एवरेज उन्होंने बताया है कि 0.5% का इंक्रीज यहाँ
प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थॉमस कुक की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी आता हुआ। कंपनी का कहना है कि वो पूरे ही अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है, कंसोलिडेशन और जो ट्रैवल वीज़ा का बिजनेस है उसे रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में। साथ ही जो उनका रिसोर्ट्स और रिसोर्ट मैनेजमेंट बिजनेस है वो भी डीमर्ज होता हुआ नजर आएगा स्टर्लिंग हॉलीडे रिसोर्ट्स में। इसके अलावा विप्रो की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ भी आती हुई। कंपनी ने लॉन्च कर दिया है AIDC सॉल्यूशंस, जिसके तहत कंपनी एंटरप्राइज स्केल AI एडॉप्शन को और ज़्यादा स्केल करती हुई नजर आएगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ से भी एक पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी ने जो फंड रेजिंग करी थी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू, वहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता हुआ नजर आया है। कंपनी ने बेस ऑप्शन जो इशू का रखा था वो करीबन 3000 करोड़ का था और वो ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया करीबन 3 गुना। साथ ही जो ग्रीन शू ऑप्शन भी था 4500 करोड़ का, वो हालांकि कंपनी गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है और जो बिड्स आई है वो करीबन 9500 करोड़ रुपए के आसपास आई है QIB से। राइट्स की बात करें तो राइट्स के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर इसे रखेगा जब अपने फोकस में। कंपनी को करीबन 106 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला है, जिसकी टाइमलाइन कंप्लीशन की करीबन 60 महीने रहने वाली है। सीगल इंडिया को भी रखेगा आज फोकस में। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ भी, इन्हें एक नया ऑर्डर हाथ लगा है NHAI से, जिसकी ऑर्डर साइज करीबन 603 करोड़ रुपए की है। DCX सिस्टम्स को भी एक नया ऑर्डर हाथ लगा है, परचेज ऑर्डर करीबन 564 करोड़ रुपए के आसपास का डोमेस्टिक कस्टमर से ही हाथ लगा है, जिसके तहत कंपनी को मैरीटाइम पेट्रोल रडार सिस्टम सप्लाई करने होंगे एयरबोर्न एप्लीकेशंस के लिए। फोर्जिंग्स की बात करें तो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वेडनेसडे 25 मार्च को कंपनी एक बोर्ड मीटिंग रखने वाली है, जिसमें वो फंड रेजिंग के प्लान्स को डिस्कस करने वाली है। किर्लोस्कर फेरस की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से भी आती हुई। कंपनी का कहना है कि उन्होंने अपने एक हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइंस का जो ऑपरेशन है वो फिर से चालू कर दिया था। जो पहले उन्होंने LPG डिस्ट्रप्शंस के कारण बंद किया था वो वहाँ पे चालू करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो ऑल्टरनेट फ्यूल्स के थ्रू अपने ऑपरेशंस को वापस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप एल्केम लैब्स को भी रखेगा फोकस में। पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी, कंपनी की जो दमन फैसिलिटी है उसको यूरोपियन यूनियन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। अशोक लेलैंड के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर इसे रखेगा आज फोकस में। कंपनी ने अप्रूव कर दिया है करीबन 375 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट अपनी UK बेस्ड सब्सिडरी ऑप्टेर PLC में, जिसके जो इक्विटी के थ्रू वो करने वाले हैं। देवयानी इंटरनेशनल के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर, यम ब्रांड्स फ्रेंचाइजी ने अप्रूव किया है करीबन 350 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट। रेस्टोरेंट्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में एक थाईलैंड बेस्ड ऑपरेटर है ये, 274 KFC रेस्टोरेंट्स के लिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी आगे वाले अपने जो लॉन्ग टर्म का इनका एक्सपेंशन प्लान है उसको और ज़्यादा स्टेबल करती हुई नजर आ रही है। लास्टली आज यूरो प्रतीक सेल्स के लिए भी एक नेगेटिव ट्रिगर, कंपनी के 62% शेयर्स का जो लॉक इन है वो आज एक्सपायर होने वाला है, जिसके तहत कंपनी में आज नेगेटिव प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तमाम खबरों वाले शेयर्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको रखने चाहिए फोकस में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिताली। तमाम खबरों वाले शेयरों को आप इकट्ठा कर लेके आई और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया। अब एक एक करके हम इन खबरों वाले शेयरों पर अपने मेहमानों से राय लेंगे और मेहमानों से राय लेने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल अभी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है ऑलरेडी सुबह सोमवार की सुबह। हालांकि निफ्टी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दिखा रहा है, लेकिन हमारे मेहमान रुकते नहीं है। वो गिरावट में भी आपको खरीदारी के मौके जहां पे मिलते हैं वहां देते ही हैं, जहां बिकवाली करके पैसे बन सकते हैं वहां वो आपको बताते ही हैं। तो अगले 1.5 घंटे 2 घंटे आपको कहीं जाना नहीं है, लगातार बने रहना है। मेहमानों के पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं PhD कैपिटल से प्रदीप हल्दर जी, उसके अलावा हमारे साथ हैं रचित खंडेलवाल जी, उसके अलावा हमारे साथ हैं प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारेख और हमारे साथ हैं सौमिल मेहता। आप सबों का बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले शुरुआत मैं रचित जी आपके साथ करूंगा। मूड माहौल कुछ बदला है या आज भी वही है? गिरावट तो इनफैक्ट दिख ही रही है, गिफ्ट निफ्टी पे तो 390 अंकों की गिरावट दिख रही है। पूरे वीकेंड के दौरान कुछ ऐसा आया जो लग रहा है कि पॉजिटिव होगा इस हफ्ते के दौरान? विकास जी आपको गुड मॉर्निंग, अभिषेक सर को गुड मॉर्निंग, शशि मैम को गुड मॉर्निंग, सारे फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। बिफोर वी स्टार्ट, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस करेंगे उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade that we are about to discuss in your on your channel. विकास भाई, एक चीज आप देखिए, हम फ्राइडे को भी जब खुले थे तो वी हैड गिवन अ ट्रेडिंग कॉल ऑन पुट ऑप्शन और वो बहुत मैसिव मूवमेंट किया था। कहीं ना कहीं फ्राइडे सेकेंड हाफ में जो सेलिंग प्रेशर एक मार्केट में आया था, क्लियर कट इंडिकेशन था कि कन्विक्शन मिसिंग है। उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो हो गया है, मतलब ट्रम्प साहब कभी
हाँ कभी ना वाली जो सिचुएशन में के रहते हैं, ये जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, द एंटायर वर्ल्ड विल वॉच इट वेरी क्लोजली कि 48 आवर्स में अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो वील अटैक योर पावर प्लांट्स। और पहले लास्ट वीक आप देखिए, मिडिल वीक उन्होंने कहा था कि वी विल नेवर डू दैट। उसके बाद ईरान जिस तरीके से अब सारे सारे टारगेट अपने डीसैलिनेशन प्लांट्स और इनको करके बैठा हुआ है। और एक और चीज आप ये देखिए कि पहले ईरान ने साइप्रस को हिट किया था तो उनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर थी, ये हम समझ पा रहे थे। इंडियन ओशन में जिस तरीके से ईरान ने हिट किया है, ये एक बहुत खौफनाक बात है। 4000 किलोमीटर दूर आपने अपनी मारक क्षमता दिखा दी है। और अब यहां से इज इट गोइंग बैक? नहीं। यहां से अब धीरे धीरे सिचुएशन जो बढ़ रही है, तो अब इस वीक के लिए क्या करना है, आज के लिए क्या करना है, अगर इसको समझे, देखिए एक तो ट्रंकेटेड वीक है, आज थर्सडे को छुट्टी है, आज एक नॉर्मल डे हम निकाल रहे हैं, ट्यूसडे वेंसडे दोनों दिन एक्सपायरी होगी और फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसके पहले थर्सडे की छुट्टी। बहुत ज्यादा अनसर्टन टाइम्स में इस तरीके के मार्केट सेटअप में फर्स्ट थिंग फर्स्ट एडवाइजेबल यही है कि जितनी आप पोजीशन हल्की रखें और ओवरनाइट पोजीशन ना लेके जाएं। आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, यहीं पे एक बार एग्जिट करने की कोशिश करें क्योंकि सिचुएशन खराब है। जिस तरीके की अब ओपनिंग आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, पहले हम लास्ट वीक जब जुड़े थे तो 22,900 के सपोर्ट लेवल्स आपको हम बोल के गए थे कि यहां से एक बार रिस्पाइट आपको देखने को मिल सकता है। बट अब प्रैक्टिकली जिस तरीके से ओपनिंग दिख रही है, जिस तरीके से इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, 22,700 का एक ऐसा लेवल है जहां पे निफ्टी अगर रिस्पाइट एक सपोर्ट लेती है तो फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी उसके पहले कुछ भी नहीं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में भी क्लियर केस हाई लेवल से 61,000 से हम शॉर्ट पे ही हैं। और अभी भी आप देखें जिस तरीके से सिचुएशन है, जैसे ही इसने 54,400 लेवल्स तोड़ा था, 50,800 का हमने एक लेवल दिया था। अब लग रहा है जिस तरीके से पूरी पोजीशन डेवलप हो रही है, हो सकता है 51,800 लेवल्स तो आपको आज ही देखने को मिल जाए। तो 51,800 निफ्टी बैंक के ऊपर काफी नीचे के लेवल्स सजेस्ट कर रहे हैं रचित जी। चलिए इसी के साथ एक काम करते लगे हाथ, रचित जी अपने पिक्स भी बता दीजिए और उसके बाद फिर हम बाकी मेहमानों से बात करने चलेंगे। जैसा कि आपने हुक्म दिया कि एक बाय कॉल देते हैं और एक सेल कॉल देते हैं, तो दोनों भी मैं तामील कर लेता हूँ। देखिए सेल कॉल तो क्लियर केस है, बहुत डिफिकल्ट नहीं गैस करने के लिए। जो ओवर द वीकेंड एचडीएफसी में आया, एचडीएफसी में हम 860 880 लेवल से शॉर्ट ही चल रहे हैं। अभी भी आज आप देखें 780 लेवल्स पे एचडीएफसी बैंक पोजीशनड है। 810 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें शॉर्ट पोजीशन अपनी ले सकते हैं। 755 724 ये दो लेवल्स होंगे जिनके लिए आप एचडीएफसी बैंक में एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। एंड आई बिलीव आज या कल में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अब बाय कॉल पे आ जाते हैं। देखिए जो फ्यूल प्राइसेस और इतनी सारी क्राइसिस चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमको एक रे ऑफ होप दिखती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स और मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जेबीएम ऑटो फ्राइडे के सेशन में भी हायर लेवल्स पे चल रहा था। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। आई बिलीव यहाँ पे भी अच्छा लगता है। जेबीएम ऑटो 567 चल रहा है, 546 का स्टॉप लॉस, 590 एंड 636 ये एक रे ऑफ होप है। और एक क्लियर केस कहूंगा, स्टॉप लॉस बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा, अगर ट्रिगर होता है तो मत रहिएगा। और टारगेट्स पे दो टारगेट हैं, बट पार्शियल प्रॉफिट हायर लेवल्स पे बुक करना लाजमी है ऐसी मार्केट कंडीशन में। ऑलराइट, तो चलिए एक बाय और एक सेल कॉल रचित की तरफ से आती हुई एचडीएफसी बैंक, जिसमें ओवर द वीकेंड हमने ये ज़रूर समझा कि 3 और एम्प्लॉयज़ को कंपनी फायर करती हुई नजर आई है एथिकल कंसर्न्स के चलते। तो इस काउंटर पर एक बकवाली की राय। और जेबीएम ऑटो और जितनी भी ईवी बस रिलेटेड कंपनीज हैं ज़बरदस्त एक्शन में है और वहाँ पर एक खरीदारी की कॉल फिलहाल रचित की तरफ से। बताइए अब हमारे और एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। और वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कई दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार क्विक आपका मार्केट व्यू, क्योंकि हाल फिलहाल देखिए किस तरीके की वीकनेस हम देख रहे हैं, ऐसे में क्या रणनीति रखेंगे। और साथ ही वैशाली जी आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दीजिए। वैशाली जी शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, शायद वैशाली जी के ऑडियो में कोई इश्यूज हैं। हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे और समझेंगे कि उनकी क्या है रणनीति। बट इस बीच आइए प्रदीप के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके आज की ट्रेडिंग आइडियाज़।
हाय वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि मैम आपको एंड विकास जी को एंड जितने भी मेरे को पैनलिस्ट है सबको ही एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएससी सर्टिफिकेशन ऑफ NISM इन नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडियरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। ऐसा ही बहुत सारे कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। दो कॉल लेके आया हूँ, एक बाई एक सेल का। सेल करके जाना है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में। मुझे लगता है कि 401-2 के आसपास का जो क्लोजिंग आया है, लगातार एक सेलिंग प्रेशर इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा था कंटिन्यूअसली। जिस तरीके से वीकली एंड मंथली बेसिस पे सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि टारगेट यहाँ से 386 के आसपास रखना चाहिए और एक स्टॉप लॉस 413 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और सेल करके जाइए। और एक जो बाई कॉल लेके आया हूँ, पहले भी मैंने कॉल दिया था इसमें और टारगेट भी अचीव हुआ, शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड। सो यहाँ पे बेसिकली ऑलमोस्ट जिस तरीके से लास्ट वीक परफॉर्मेंस हुआ है, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल है। एक वीकली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन है और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से 2450 के टारगेट के लिए हम बाई करके जा सकते हैं। लेकिन ओपनिंग थोड़ा अगर नीचे होता है तो स्टॉक आपको एक बार 2350 2360 तक मिल सकता है, वो आपके लिए परफेक्ट जोन होगा। जिस तरीके का क्लोजिंग आया है, यहाँ से भी 40-50 रुपीज नीचे मिलेगा तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो सकता है। 2280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बाई करके जाइए। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर एक बाय कॉल आती हुई है और साथ ही साथ प्रदीप के हमने कॉल समझो। शैली इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम वो ढूंढ कर लाए हैं और इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि ओवर द वीकेंड आपने ये ज़रूर समझा होगा कि ओबेसिटी की ड्रग जेनरिक प्लेयर्स की तरफ से कई सारे ड्रग लॉन्चेस हुए हैं और ये जो है उनके इंजेक्शंस यानी उनके पेन्स बनाती है। तो ये कंपनी पर आज के सत्र में फोकस ज़रूर रहेगा। शैली इंजीनियरिंग 5% की तेज़ी हमने ऑलरेडी फ्राइडे को देखी थी। पर चलिए हम आप सौमिल के पास चलते हैं। सौमिल गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मार्केट का व्यू नेगेटिव रहेगा, सो आई हैव सेल साइड कॉल्स फ्रॉम माय साइड। जो कॉल्स और जो स्टॉक्स और सेक्टर्स वीक हैं ऑलरेडी और एक डाउन ट्रेंड में है, वहीं पे ही मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ऑन द सेल साइड। माय फर्स्ट कॉल वुड बी ऑन इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में ऑलरेडी एक डाउनफॉल है, एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन कुछ समय से बन रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा। एक कंसोलिडेशन भी नीचे की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 840 पर और टारगेट होगा 780। दूसरा कॉल होगा इंडिगो पर। इंडिगो में भी वेरी सिमिलर एक डाउनफॉल ऑलरेडी चल रहा है, एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी नीचे की तरफ हुआ है। ऑल द ट्रेडिंग बिलो द एवरेजेस। स्टॉप लॉस रहेगा 4260, टारगेट रहेगा 3900। बिल्कुल, तो ये दो कॉल्स आपके पास आती हुई, इंडिगो और इंडसइंड बैंक, दो कॉल्स आपको सौमिल की तरफ से मिलती हुई। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट से। स्वागत करते हैं गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले आपका रुख क्या है आज बाजार को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 हाउस स्वदेश के सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज प्रातःकाल रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो जिस तरह की परिस्थिति है विकास जी, स्वाभाविक है कि नरमी और नीचे के तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से शुक्रवार देर शाम, शनिवार और कल रविवार को वो 48 घंटे की जो बात बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ने करी है, और दूसरे तरफ से ईरान का ये दावा है कि भाई हम ये जो समुद्री यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको हमने खुला रखा है केवल
हमारे देश के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया है उन देशों के जहाजों के लिए ये समुद्री यातायात मार्ग खुला नहीं है, और अगर उनके ध्वज वाले समुद्री जहाज दिखाई देंगे, उनके परचम वाले समुद्री जहाज दिखाई देंगे तो उन पर आक्रमण होगा। और कच्चे तेल में भी $120 के पास जाकर के मैं सुबह नजर डाली थी मैंने, तो $114 के आसपास ब्रेंट, यानी थोड़ा नीचे आया है, फिर भी ऊपर के तरफ के दायरे है। अभी 48 घंटे की मोहलत में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन नरमी और शायद थोड़े बहुत और नीचे के तरफ के दायरे देखना संभव है, जिस तरीके से संकेत हमें मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से। लेकिन मैं आज भी वही कहूंगा जो पिछले 3 हफ्तों से कहते आ रहा हूं, जब से ये युद्ध खाड़ी देशों में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में छिड़ा हुआ है। निवेशकों के लिए मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बढ़िया सुंदर मौका है। अगर आपके पास समय सीमा है, जोखिम झेलने की क्षमता है और लंबी अवधि का नजरिया है, तो मूल्यांकन के हिसाब से जो भी करेक्शन हमने देखा है करीबन 15% के आसपास का मेरे ख्याल से अनुमानित मैं कह रहा हूँ सेंसेक्स निफ्टी में, और कुछ क्षेत्र और कुछ कंपनियों में शायद ज्यादा। तो ये करेक्शन के पश्चात मूल्यांकन के आधार पर बहुत आकर्षण है, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम 10 अप्रैल के आसपास या 15 अप्रैल के आसपास चौथी तिमाही के नतीजों की चर्चा करेंगे, और शायद मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तब तक ये जो परिस्थिति है यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिरता आनी चाहिए। चलिए, तो ये नजरिया बाजार के ऊपर कि अगर आपके पास जोखिम लेने की क्षमता है, समय है, तो आप जो है निश्चित तौर पे, और पूंजी है तो आप निश्चित तौर पे इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। ये राय गौरांग सर की तरफ से आती हुई। चलिए, कहां आप गिरावट का फायदा उठा सकते हैं ये भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रोकरेजेस की लंबी लिस्ट लेके मेरे सहयोगी रविंदर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं पिछले वीकेंड के दौरान या फिर आज सुबह, उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके रविंदर आए। रविंदर, बताइए। जी बिल्कुल, आज काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत इंटेग्रल एविएशन से करते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से स्टॉक काफ़ी फोकस में है। तो आज यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो 6000 से कट करके 5200 का रखा है। उनका कहना है कि हायर फ्यूल कॉस्ट की वजह से एस्टिमेट जो है शार्पली रिवाइज डाउन किए गए हैं, और साथ ही मिडल ईस्ट ट्रैफिक वीकनेस में नियर टर्म आउटलुक पर प्रेशर जो है पड़ सकता है कंपनी के, और सप्लाई कंस्ट्रेंट के चलते इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, और वीकर प्लेयर्स के एग्जिट होने से मार्केट शेयर गेन मिल सकता है। सो इसके चलते इंटेग्रल एविएशन फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो आईटीसी, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी पर अपनी इक्वल वेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 346 का रखा है। उनका चैनल चेक के हिसाब से कंपनी ने जो है 20 से 40% का प्राइस हाइक इंप्लीमेंट किया है अक्रॉस कैटेगरी, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा हाइक देखा गया है, और वॉल्यूम्स को सस्टेन करने के लिए कंपनी ने शॉर्टर सिगरेट लेंथ ऑफरिंग भी इंट्रोड्यूस की है। सो इसके चलते यहाँ पर आईटीसी भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात कर अगले सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंडियन हेल्थ केयर जो फार्मा स्टॉक्स आज को फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जेनरिक सेमाग्लूटाइड लॉन्च के बाद GLP-1 सेगमेंट अब मास मार्केट की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया में लगभग 101 मिलियन डायबिटीज़ पेशेंट है, जहाँ और इनिशियल फेज में ग्रोथ वॉल्यूम लेड होगी और मार्जिन्स रहेंगे, और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी मार्केट शेयर गेन के लिए जो है वेल प्लेस है। सो इसके चलते ये सभी स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। इटर्नल की बात करते हैं, यहाँ पर बर्नस्टीन ने अपनी रिपोर्ट निकाली इटर्नल पर, जहाँ पे उन्होंने आउटपरफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो 370 का रखा है। जहाँ पे इटर्नल ने जो है यहाँ पे प्राइस हाइक की, उस पर बर्नस्टीन ने अपना व्यू रखा, जहाँ पे उनका कहना है कि फूड डिलीवरी सेगमेंट में प्लेटफॉर्म फी हाइक जो है प्रॉफिटेबिलिटी का की ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, और ये एडजस्टेड रेवेन्यू का लगभग 10% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, और एबिटा पर ऑर्डर में इसका सिग्निफिकेंट शेयर है। उनका कहना है कि डिमांड इलास्टिसिटी लो होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। सो और उनका ये भी कहना है कि स्विगी भी प्लेटफॉर्म फी जो है आगे चल के इंक्रीज कर सकता है। सो इसके चलते आज इटर्नल भी फोकस में रह सकता है। चलिए, तो ये तमाम वो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी है। इन शेयरों में आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन पर आपको नजर रखनी होगी, लेकिन वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट हम आपके पास लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस लौटते हैं। In association with CoinDCX, India का क्रिप्टो कोच। Every claim settled on time.
Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. कितनी सड़कें, कितने पुल, कितनी बांध, कितनी नदियां, कितना आसमान, कितने शहर, कितने गांव, कितना बड़ा अपना देश अपनी गोद में लेके जा रही है ये जो अपनी गाड़ी है, इस पे भारत आगे बढ़ता है। टाटा मोटर्स, commercial vehicles, better always. Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है? हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना। गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना? अर्ज किया है, पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं। सेबी और एनएसई का कहना है, सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरीफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पावर ट्रेड में। तो देखिए, कई सारे काउंटर्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने समझा वो तमाम कॉल्स और स्टॉक्स जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे हैं। बताइए, खबरों वाले शेयर्स पर एक एक करके अब चर्चा शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं एलएनटी की, क्योंकि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है और अब उन्होंने जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है कि मिडिल ईस्ट के चलते जिस तरीके की इम्पैक्ट था या फिर जिस तरीके का हम उम्मीद लगा के चल रहे थे कि सिचुएशन कैसी होगी, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक का 40% हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। उस पर एलएनटी का कहना है कि 95% ऑपरेशंस जो हैं वो फिलहाल सही हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट आते हुए नहीं दिखा है। जी हाँ, सप्लाई रिलेटेड इश्यूज ज़रूर हैं। यूरोप, चाइना से जो भी माल आता है उनमें डिस्ट्रप्शंस थे, बट पिछले हफ्ते से उस स्थिति में भी थोड़ा सा सुधार ज़रूर हुआ है। और कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ की भी उन्होंने बात की है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन अमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो। तो देखिए, इस काउंटर पे फोकस रहेगा। और एक बार सौमिल, आपसे समझना चाहेंगे एलएनटी आप चार्ट्स पे कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सौमिल, कहीं ना कहीं ये जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है, बट मैं देख पा रही थी कि 3400 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है एलएनटी के लिए। Absolutely, 3400 is a very good, very crucial level. लेकिन the trend is down. ट्रेंड अभी भी वीक है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इन द नियर टर्म, इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, अभी भी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा अवॉइड करके चले। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, तो मैं वहां पे समझता हूँ कि जब लोअर लेवल पे कहीं पे थोड़ा सा और भी अच्छा बेसिंग आउट पैटर्न मिले या कहीं पे रिवर्सल पैटर्न्स मिलने की कोशिश हो, पॉजिटिव क्लोज आए वीकली में, वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने की सलाह जरा भी नहीं दूंगा। नीचे में जो 3400 का जो लेवल आपने बताया इम्पोर्टेंट है, वहां पे पहले भी कपल ऑफ टाइम्स सपोर्ट लिया है ये स्टॉक ने। मुझे लगता है कि नीचे में ट्रेंड डाउन है, इसलिए नीचे में 3200 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, विच इज अगेन अनदर स्विंग लो। तो 3200 के लेवल्स में एक्सपेक्ट करूंगा नीचे में, वहां पर एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली ये जो गिरावट है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन दिस क्वालिटी स्टॉक। तो चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहें लॉन्ग इनिशिएट्स करने के लिए। पर अब चलिए वैशाली जी के पास चलते हैं। उनके साथ जो ऑडियो ग्लिचेस थे वो अब ठीक हो चुके हैं। वैशाली मैम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपकी स्टॉक कॉल्स ही समझना चाहेंगे, कौन से काउंटर्स हैं आपके रेडार पे?
माफ़ कीजिएगा वैशाली मैम, आज कुछ तकनीकी दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं जिसके चलते हमने कई बार ट्राई किया आपसे कनेक्ट करने के लिए, बट वो हो नहीं पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश ज़रूर करेंगे। बताइए, हमारे तमाम और एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा जो है अब आगे बढ़ाते हैं और इटर्नल और स्विगी इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पर कंपनी ने बढ़ाई है, एक राहत ज़रूर मिलती हुई दिखेगी उससे, और कई सारे ब्रोकरेजेस ने भी ये फ्लैग ऑफ किया है। अच्छा, दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है ये जो सरकार ने जो इंडस्ट्रियल एलपीजी को जो है उन्होंने सप्लाईज हैं वो अपनी बढ़ाई हैं। पहले इसका जो कट ऑफ था वो 30% कर दिया था, अब उसको बढ़ा के 50% कर दिया है, और प्रायोरिटी बेसिस पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, क्रूशल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है ये गैस सप्लाई करेंगे। पर रचित, एक बार आपसे व्यू लेना चाहूँगी। काफ़ी बीटन डाउन नेम है, FIIs का एक्सपोजर भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो इटर्नल हो या फिर स्विगी हो, इन काउंटर्स पर फोकस रहेगा। पर रचित से भी शायद हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप जी, क्यों ना आप इस पे राय दीजिए, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस काउंटर को? इटर्नल फ्राइडे को शायद तेज़ी दिखा रहा था, क्या आज फिर से चलने के लिए तैयार हो सकता है? जी देखिए, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, इनफैक्ट वॉलेटाइल भी रहता है बहुत, और लास्ट कुछ वीक में हम देख रहे हैं कि लगातार एक सेलिंग प्रेशर पर्टिकुलर स्टॉक में है। सो 232 के आसपास का भी इटर्नल का प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि 260 जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। 260 एंड अबव क्लोजिंग पे करना चाहिए। एंड स्विगी 305 क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दो चीज है, या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे या तो मोमेंटम आने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। इस बाजार पे मुझे लगता है कि अगर दोनों में से एक स्टॉक को चुनना है तो मैं ज्यादा जोमेटो के साथ ही जाना पसंद करूंगा, और मोमेंटम आने के लिए वेट करूंगा। तो 260 एंड अबव मैं एक बार बाय करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जिस तरीके से चार्ट खराब हुआ है, अभी भी चार्ट वीक है, डाउन ट्रेंड में है। चलिए, तो ये इटर्नल पर एक राय आपको मिलती हुई। चलिए, एक शेयर जो है, इनफैक्ट एक पूरा सेक्टर जो है वो आज फोकस में रहेगा, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि सेमाग्लूटाइड जो लॉन्च हो रहा है उसकी वजह से तमाम फार्मा कंपनियों पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, जाइडस हो, या फिर सन फार्मा, एल्केम लैब जैसी कंपनियां, इन सब पे एक्शन देखने को मिल सकता है। सेमाग्लूटाइड की वजह से कितना पॉजिटिव रहेगा ये फार्मा सेक्टर्स के लिए, और कितना जो है वो इम्पैक्ट होगा इसका फार्मा सेक्टर पे, एक बार जरा समझते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, जरा बताइए, फार्मा कंपनियों के लिए कितनी पॉजिटिव और कितनी बड़ी खबर है ये सेमाग्लूटाइड का लॉन्च होना, क्योंकि ये डायबिटीज और मोटापा कम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट दवा है जो इंडिया में अब लॉन्च होने जा रही है। मार्केट भारत में बहुत बड़ा है, क्योंकि डायबिटीज या फिर शक्कर की बीमारी या चीनी की बीमारी जो है वो काफी संख्या जो है वो काफी बड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी खबर अभी आई है, इसलिए हमें थोड़ा समय लगेगा आकलन करने के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि सकारात्मक असर आ सकता है आने वाले भविष्य में। और मेरे ख्याल से ये जो इंसुलिन पेन जो है, इसके दाम अगर आकर्षित रहे तो मेरे ख्याल से ये काफी बेहतर होगा। सरकार के तरफ से अगर कुछ यहाँ पर ध्यान दिया जाता है या नियंत्रण किया जाता है तो। अब कंपनी स्पेसिफिक तो आकलन नहीं किया है, क्योंकि ये कभी अभी खबर आई है और बहुत बड़ा मार्केट है, तो हर एक कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, विकास जी, ये सब पढ़ने के लिए, थोड़ा अभ्यास करने के लिए समय लगेगा। लेकिन फार्मा क्षेत्र में इस खबर को छोड़ करके खरीदारी की राय सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, नैटको फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन सब कंपनियों पे ग्लेनमार्क जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। निश्चित तौर पे ये खबर अभी आई है तो इसके पूरी एनालिसिस में थोड़ा समय लगेगा, और निश्चित तौर पे जब दोबारा इसकी एनालिसिस पूरी हो जाएगी तो हम गौरांग सर से समझेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से किस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए कुछ नई हेडलाइंस होंगी, मार्केट की प्री ओपनिंग का एक्शन होगा, और आपके लिए कुछ और कमाई के मौके भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका मार्केट लाइव में है स्वागत। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ बनी हुई है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। हम दोनों आपको अगले 1 से 1.5 घंटे
मार्केट पर लगातार आपकी मदद करने वाले हैं कि गिरावट के बाजार में आपको करना क्या है, कौन से शेयर्स हैं जहां चुनिंदा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, खबरों के दम पे कहां तेजी या फिर गिरावट आएगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन कहां देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। आपके लिए तमाम ट्रेडिंग आइडियाज होंगे। तो 1.5 घंटे आपको कुर्सी की पेटी बांध के रखनी है, थामे रहना है, कहीं जाना नहीं है। चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की। इंटरग्लोब एविएशन की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि लगातार गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल रूट्स के डिसरप्शन या फिर क्रूड की महंगाई, एटीएफ महंगा होने की वजह से इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। उसके पहले दिसंबर में फ्लाइट कैंसिलेशन के क्राइसिस से ये कंपनी गुजर चुकी है और अब जो प्राइसेस हैं वो काफी नीचे आ चुके हैं। अगर आप इंटरग्लोब एविएशन के प्राइसेस को देखेंगे तो आज जो रिपोर्ट आई है वो गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली, इन दो ब्रोकर्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स का मेंटेन किया हुआ है बाई रेटिंग, यानी वो बाई रेटिंग को अभी भी बरकरार रख रहे हैं और टारगेट उन्होंने कट किया है 6000 से घटा के 5200 किया है। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस अभी भी अनचेंज रखा है 6500 के करीब, 6498, मतलब 6500 से 2 रुपए कम टारगेट इन्होंने रखा है। अब जरा इस कंपनी के ऊपर क्या राय है सौमिल की, ये समझ लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पे कितनी मजबूत दिख रही है ये कंपनी का शेयर, जरा एक बार चेक कराते हैं। सौमिल बताइए, इंटरग्लोब एविएशन पे आपकी क्या राय बनती है चार्ट्स को देखते हुए? इंडिगो में मैं ऑलरेडी एक सेल कॉल आज सुबह मैंने दिया है आपको। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो अभी स्ट्रक्चरली थोड़ी सी कॉशन देने जैसी है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म में भी एक ब्रेकडाउन है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस ऑन द क्वार्टरली मंथली चार्ट्स पर हैं। एक बड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ है। मुझे लगता है नीचे में 3900 3800 तक ये फिसल सकता है, जहां पे प्रीवियस क्वार्टरली स्विंग लोज हैं, तो वहां तक डेफिनेटली ये फिसल सकता है। अगर वहां सस्टेन नहीं होता है तो और भी शार्प करेक्शंस आ सकते हैं टिल 3400। सो इससे दूर रहें। शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस यहाँ पर, इसलिए मैंने आज सुबह सेल कॉल भी दिया है इंडिगो पर। सो यस, इस पे शॉर्ट साइड पे ज्यादा फोकस करें, नॉट ऑन द लॉन्ग साइड। यही वजह है कि हम अपने मेहमानों से ना टेक्निकल राय ले लेते हैं, क्योंकि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जो होती हैं वो मोस्टली जो है वो फंडामेंटल डेवलपमेंट्स के ऊपर होती हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर होती हैं। टेक्निकल चीज़ें बहुत कम शामिल होती हैं उसके अंदर, तो हमारे मेहमान उसको टेक्निकली वैलिडेट कर देते हैं कि भाई क्या लेवल्स इस वक्त हैं और क्या आपको देखने को मिल रहा है चार्ट्स पर। तो ये अहम जो है वो डिस्कशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर ज़रा फोकस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर, अभी टिकर पर आपने देखा होगा। जो खबर आई वो ये कि उन्होंने अपना जो खावड़ा प्लांट है वहाँ पे 510 मेगावाट का पावर प्लांट कैपेसिटी जो है वो ऑपरेशनलाइज कर दिया है। तो अब तक जो उनकी टोटल कैपेसिटी खावड़ा रिन्यूएबल पार्क के अंदर ऑपरेशनलाइज हो गई है वो है 17,980 मेगावाट के आसपास, यानी करीब करीब 17 गीगावाट। जो टोटल प्लान है कंपनी का वो 30 गीगावाट का है, तो आधे से ज्यादा कहीं ना कहीं ये पूरा होता हुआ दिख रहा है, ऑपरेशनल होता हुआ दिख रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर क्या राय है, एक बार जरा गौरांग सर से पूछते हैं। गौरांग सर, इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं क्या, कोई राय आपकी? तो ट्रैक नहीं करते, लेकिन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र पसंद आता है हमें। और जिस प्रकार से आप अभी उत्पादन क्षमता की बात कर रहे थे, तो हमारे देश में स्थापित एक बड़ी ऊर्जा उत्पादन कंपनियों में गिनती अडानी ग्रीन की होती है। और सरकार के तरफ से भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में और आने वाले 3 से 5 वर्षों में 300 गीगावाट से ज्यादा नई उत्पादन क्षमता खड़ी करने की बात की, और ज्यादातर 75% ये जो नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता होगी वो क्लीन एंड ग्रीन, यानी कि सूर्य से पैदा होने वाली सूर्य ऊर्जा और वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा, यानी कि सोलर और विंड एनर्जी। अब स्वाभाविक है जो भी कंपनियां इस प्रकार के कामकाज करती हैं उनको आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी अडानी ग्रीन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में। इसके अलावा जहां पर हमारी खरीदारी की राय है वो है टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सब ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है।
तो रिन्यूएबल स्पेस में और पावर स्पेस पर एक बार गौरांग सर की राय पर आइए। इस बीच स्वागत करते हैं शिवांगी शारदा का भी, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे आज आपकी स्टॉक कॉल्स कौन सी हैं, क्योंकि देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है इतनी भी गिरावट, गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था। अभी प्री ओपन में जो तस्वीर है वो इतनी बुरी तो नहीं है, बट ऐसे में आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर होंगी? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ओवरऑल जो अपसाइड है वो अब भी थोड़ी बहुत गैप नजर आ रही है, क्योंकि कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाए रखा है। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग की जरूरत है एक नए फ्रेश मोमेंटम के लिए और सेंटिमेंट चेंज के लिए। पर ग्लोबल क्यूज काफी हमारे मार्केट्स को डैम्पन करते हुए दिखे हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो है, जैसे हम फ्राइडे के सेशन में भी देखिए, अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया और फिर क्लोजिंग तक काफी हमने उसमें देखा कि रब ऑफ देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव की जरूरत है 23,350 के ऊपर। अगर ये लेवल्स को सरपास करके होल्ड कर पाता है, तब हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगी, वरना थोड़ी बहुत प्रेशर और हायर जोन्स पे कैप्ड नजर आएगा ये पूरा इंडेक्स। बट ऑफ कोर्स लेवल्स की हम ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल 23,000 एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक और साइकोलॉजिकल लेवल बनते हुए दिखेगा एज सपोर्ट लेवल। और अपसाइड जो है इमीडिएट बेसिस पे 23,350 के हर्डल्स हैं, और फिर 23,500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन है निफ्टी में। तो वेट एंड वॉच करें, एंड ट्रेड्स जो है वो हम लगभग ओपनिंग के बाद स्टेबलाइज होके लें। ऑल राइट, तो चलिए एक ये नज़रिया फ़िलहाल मार्केट्स पे। बट इस बीच देखिए रुपए में जो गिरावट है वो गहराती हुई और रिकॉर्ड निचले स्तर पर आज रुपए की शुरुआत होती हुई हमने देखी है। फ्राइडे को भी हमने देखा था कि जो है किस तरीके से जो है रुपए में कमज़ोरी थी, और अभी भी आप देखेंगे तो रुपए में जो शुरुआत हुई है वो 93.83 पर डॉलर पर शुरुआत होती हुई दिखी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर ज़रूर बन चुका है, जहाँ पर वीकनेस जिसकी तरफ से आती हुई हम देख रहे हैं, बाज़ारों पर भी इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर बन रहा है। पर चलिए इसको ट्रैक ज़रूर करेंगे, बट कुछ और काउंटर्स पे क्विकली हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। और एक बार फोकस करें तो गोल्ड फाइनेंसेस पर भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो गोल्ड के प्राइसेस हों या फिर सिल्वर के प्राइसेस। सौमिल, ऐसे में मनापुरम और मुथूट क्या इन स्तरों से और वीक लग रहे हैं आपको? वीक लग रहा है यहाँ पर। आई थिंक हमने लास्ट वीक भी इस पर डिस्कशन किया था। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रूशियल सपोर्ट्स नीचे टूटे हैं, विच इज 262, जहां पर प्रीवियसली 2 या 3 बार मनापुरम ने सपोर्ट लिया था, उसके नीचे चल रहा है। एक बार पुल बैक आया था 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, वहीं पे ही रेजिस्टेंस लेके 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लेके फिर से ये नीचे की तरफ रुक गया है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि 245 240 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर वहां सस्टेन नहीं होता है तो 225 तक ये स्टॉक जा सकता है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ है और यहाँ पे नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सो बी कॉशियस। यहाँ पे जहां पर भी आपको शॉर्ट करने के मौके मिले वहां पर स्टिक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग की भी आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपको गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों पर मिलते हुई सौमिल की तरफ से। चलिए अब 9:09 हो चुके हैं, तो नौ के नौरत्न का वक्त हो चुका है। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए 9 के नौरत्न में आप कौन से शेयर्स लेकर आए हैं आज? जी बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम शुरुआत हम गोल्ड फाइनेंस वाले जो स्टॉक्स है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, इनसे ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी गोल्ड में जो है 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में यहाँ पर 12.5% की गिरावट देखने को मिल रही है गोल्ड पे। सो यहाँ पर दोनों स्टॉक्स, मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स जो आज फोकस में रह सकते हैं। दूसरे थीम की बात करें तो यहाँ पर आज फार्मा सेक्टर काफ़ी फोकस में रह सकते हैं।
यहाँ पर सेमाग्लूटाइड का जो पेटेंट है वो 28 मार्च 2026 को एक्सपायर हो गया, जिसके बाद कई सारे जो फार्मा कंपनीज है जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क फार्मा, इन्होंने जो अपना जेनरिक वर्जन लॉन्च किया मार्केट में, और प्राइस रेंज जो है 1290 से लेकर 4200 के बीच में। सो इसके चलते यहाँ पर जो सभी फार्मा कंपनीज है जिन्होंने सेमाग्लूटाइड लॉन्च की है वो फोकस में रह सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करें तो LNT, जहाँ पर LNT ने यहाँ पर जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके टोटल जो 100 साइट्स में से 95% जो साइट्स है उनका बिजनेस जो है एज यूजुअल चल रहा है, और वही कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। सिर्फ 5% पे जो है 5% के जो साइट्स है उसमें इम्पैक्ट हुआ है, जो कि आर्मी बेसिस के आसपास है, और टेम्परेरी सस्पेंड या डायरेक्ट जो है उनको डिस्ट्रप्शन हुआ। सो इसके चलते LNT भी फोकस में रह सकते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2026 से अपने IC पैसेंजर व्हीकल के प्राइस बढ़ाएगी कंपनी, और कंपनी ने जो प्राइस हाइक जो है करीब 0.5% का होगा अक्रॉस पोर्टफोलियो। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकते हैं। फोर्स मोटर और गोडफ्रे फिलिप, ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों स्टॉक्स जो है 1 अप्रैल 2026 से FNO के जो लिस्ट है उसमें जो इंक्लूड हो जाएंगे। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकते हैं। IDBI बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर एज पर ET यहाँ पर गवर्नमेंट OFS रूट कंसिडर कर सकती है पब्लिक फ्लोट बढ़ाने के लिए। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। कुछ स्टॉक्स आज ऑर्डर विन के चलते फोकस में रह सकता है। सबसे उसमें जो एक स्टॉक्स है राइट्स, जहाँ पर राइट्स को जो है करीब 106 करोड़ का यहाँ पे वर्क ऑर्डर मिला है, जो कि 60 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। सीगल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 603 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी लोएस्ट बीडर जो है उभर कर आ रही है। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर ब्रोकरेज के चलते इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रह सकता है। यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से स्टॉक काफ़ी फोकस में है, तो आज फिर से ये स्टॉक फोकस में रह सकता है, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 6000 से घटाकर 5200 कर रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने भी जो अपनी ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस जो है 6498 का रहेगा। सो इसके चलते इंटरग्लोब एविएशन भी आज फोकस में रह सकता है। बिल्कुल, तो ये वो तमाम 9 शेयर्स हैं जिन पर आपको आज नजर रखनी है, क्योंकि इन शेयरों में खबरों के लिहाज से या फिर ब्रोकरेज की रिपोर्ट के लिहाज से आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। इस बीच देखिए मार्केट के लेवल जो है वो सेटल हो चुके हैं और 290 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। तो जो 400 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी पे दिख रही थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दिख रही है। हालांकि राहत इसे क्या ही कहें, 1.25% की गिरावट अगर इंडेक्स पे हो तो इसे राहत तो नहीं कह सकते। तो 290 अंकों की गिरावट निफ्टी पर, सेंसेक्स पे आप देखेंगे तो 800 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी IT कमजोर दिख रहा है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो मेटल, PSU बैंक और जो IT शेयर्स हैं उनके कमजोरी के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं। 1.5 मिनट का समय बचा है। एक क्विक राय टाटा मोटर्स के ऊपर ले लेते हैं जरा। टाटा मोटर्स को लेकर एक खबर आई है और खबर ये आई है कि कंपनी जो है वो अपने इंटरनल कंबशन इंजन्स के जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसके प्राइसेस बढ़ाने वाली 1 अप्रैल से। ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरनल कंबशन इंजन्स। सृष्टि मेरे साथ हैं, सृष्टि ऑटो को एनालाइज करती हैं। सृष्टि, आपके अप्रूवल से इसको पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां कह दें? हाँ बिल्कुल विकास जी, ये इजी होगा समझने के लिए। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों के पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइस बढ़ाने वाली है। प्रदीप जी, एक क्विक राय आपकी चाहिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। चार्ट ओवरऑल अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी ये नीचे जाने के लिए रेडी हो सकता है। एंड जिस तरीके का खराब हुआ है ओवरऑल, हम 497 470 से लगातार एक सेलिंग प्रेशर और ईच एंड एवरी वीक देख पा रहे हैं एक हो रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी तो मुझे लगता है कि एक बार 385 390 तक भी नीचे आ सकता है, वेट करना चाहिए। बिल्कुल, 385 और 390 तक भी नीचे आ सकता है, वेट करना चाहिए। टाटा मोटर्स PV के ऊपर ये राय आपको देखने को मिल रही है। चलिए, इस बीच जो है वो बाजार खुलने की अब तैयारी हो रही है। जरा एक्शन देख लेते हैं कि बाजार में एक्शन कहां कहां देखने को मिल रहा है। खबरों के दम पे अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक आज भी कमजोरी के संकेत दे रहा है। लगातार 2 दिनों की गिरावट जो है वो देख चुका है ये जो है वो इंटरिम चेयरमैन के इस्तीफे के बाद, और उसके बाद आज भी 2% की गिरावट देख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उसके बाद भी जो है वो 2% की गिरावट के साथ खुलने के संकेत यहां भी आपको मिल रहे हैं। सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग और उसके अलावा IT और मेटल, ये तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज गिरावट के साथ खुलने के संकेत देख रहे हैं। तो देखिए बाजार में शुरुआत कैसी होती है ये देखना बड़ा अहम होगा आज के लिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से सुबह से ही संकेत जो है वो नेगेटिव जो है वो बाजार खुलने के मिल रहे थे। देखिए इस बीच बाजार की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है और आप देखेंगे तो निफ्टी 1.5% की गिरावट के साथ जो है वो करीब खुला है। 350 अंकों की गिरावट निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी। जो ओपन हुआ है वो 22,800 के आसपास ओपन हुआ है निफ्टी, और वहां से जो है वो देखिए
नीचे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। 22,680 के आसपास के अभी जो है वो भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में 400 सवा 400 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में आप देखिए 1350 अंकों की गिरावट देखने को मिलेगी। 1.5% की गिरावट के साथ कमजोर है आईटी का पूरा खेमा, और निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो 2% की गिरावट आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगी। तमाम वो सेक्टर्स जो आज हम प्री ओपन से ही लगातार कह रहे हैं वो कमजोर ही दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक करीब 3.25% की गिरावट इस सेक्टोरल इंडेक्स में देखने को मिल रही है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी मेटल देखिए करीब 3.25%, 2.5% की गिरावट निफ्टी ऑटो में देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में भी आपको 2.25% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे कम क्या टूटा है? सबसे कम टूटा है फार्मा। जब भी बाजार को होती है कोई बीमारी तो इलाज फार्मा करता है। इस वक्त जो खबर है वो ये है कि सेमाग्लूटाइड के लॉन्च होने से निश्चित तौर पे तमाम फार्मा कंपनियों में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से जो है वो सबसे कम टूटा है। लेकिन कम टूटने में भी 1% के इंडेक्स की गिरावट देखने को मिल रही है फार्मा शेयरों में। उसमें अगर आप देखेंगे निफ्टी में जो शेयर्स हैं चढ़ने और गिरने वाले, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक शेयर, वो भी हल्की सी तेजी के साथ, मैक्स हेल्थ, वो दिख रहा है हल्की सी तेजी के साथ 0.01% की आसपास की तेजी दिख रही है, और वो कभी भी नेगेटिव में जा सकता है। यानी आप समझिए, ये मान के चलिए कि निफ्टी के 50 में से 50 शेयर जो है वो आज नेगेटिव ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। हल्की सी जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो मैक्स हेल्थ केयर में देखने को मिल रही है। फार्मा कंपनियों में आज थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये आप निफ्टी के 50 शेयरों का एक्शन आप देख रहे हैं। आईटी को जरा अगर आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि आईटी के तमाम दिग्गज, चाहे वो टीसीएस हो 1.5% की गिरावट, इन्फोसिस हो 1.5% की गिरावट, उसके अलावा एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट टेक महिंद्रा, तमाम वो शेयर आईटी के आपकी स्क्रीन पर हैं जो 1 से 2% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग शेयर्स को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, खासकर पीएसयू बैंकों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आप देखिए पीएसयू बैंकों में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके अलावा आपको बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पीएनबी, एसबीआई, ये तमाम शेयर जो है वो 2 से 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो तमाम बैंकिंग का खेमा जो है वो आज नेगेटिव कारोबार करता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में दिख रहा है, काफी कमजोर दिख रहा है। फार्मा शेयरों में भी अगर आप देखेंगे तो वैसे गिरावट आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी 0.25% से 0.5% की गिरावट आपको फार्मा शेयरों में, तमाम शेयरों में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बाजार कमजोर है। तो पॉजिटिव खबरें भी जो है वो सेंटीमेंट बदल नहीं पा रही हैं, और फार्मा शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। खबरों के दम पे कहां एक्शन देखने को मिला है? आप देखिए एल&टी कंपनी ने सफाई जारी की कि उनके 100 प्लांट्स हैं, 100 प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनमें से 95% जो है वो ऑपरेशनल है, वहां कोई जो है वो डिसरप्शन देखने को नहीं मिला। सिर्फ 5% प्लांट्स पे थोड़ा बहुत डिसरप्शन देखने को मिला है। सफाई काम आई नहीं है। आज भी 2% की गिरावट है, लगातार ये शेयर टूट रहा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, थोड़ी देर पहले हमने बात की, 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी अपने जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं उसके प्राइसेस बढ़ाने जा रही है। अडानी ग्रीन कंपनी ने खावड़ा में अपनी एक कैपेसिटी एडिशन एक तरह से की है, 17,800 मेगावाट के आसपास अब वो पहुंच चुके हैं, लेकिन स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। 1.5% की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। तो आज के बाजार में आप देखेंगे तो खरीदारी खोजना बड़ा मुश्किल है कि कहीं पे ऐसा एक्शन दिख रहा हो कि शेयर जो है वो मजबूत हरे निशान में हो, ये नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में अब क्या करना है आपको, ट्रेड कहां लेनी है, इसके लिए शुरुआत करते हैं हमारे ओपनिंग ट्रेड्स की। चलिए, ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत तो कमज़ोर ही हुई है, देखते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी आती है या नहीं, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे में सौमिल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? जैसे हमारी ओपनिंग ऑलरेडी वीक हुई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। 22,400 के अब लेवल्स खुल गए हैं, बिकॉज द प्रीवियस लेवल्स जो टारगेट्स थे 22,700 के वो अचीव्ड हैं। अब नीचे में मैं 22,400 के लेवल्स एक्सपेक्ट करूंगा, विच इज द लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। अब यहाँ पे जो मैं और भी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां पर जो वीक स्टॉक्स हैं, ऑलरेडी गिर रहे हैं बहुत समय से, वो स्टॉक्स को ही मैं एम कर रहा हूँ। जैसे हुडको है, हुडको में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, हर एक डिग्री के टाइम फ्रेम पर 2040 के नीचे चल रहा है। एक ट्रायंगल नीचे की तरफ टूटा है, तो हुडको वुड बी माय सेल कॉल।
170 पे इस समय चल रहा है, गैप डाउन ओपनिंग है, ऑलरेडी 2.5% नीचे है। मैं समझता हूँ कि 177 के आसपास का थोड़ा सा बड़ा सा 174 का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे में एटलीस्ट 160 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके नीचे 155 का। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप खुद को शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक इंडियन होटल है, इंडियन होटल भी ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक गैप डाउन ओपनिंग है, 2% की गैप डाउन ओपनिंग है ऑलरेडी। यहाँ पर भी आप सेल करके चल सकते हैं। नीचे में मेरे लेवल्स 570 के आसपास के हैं, तो ये लेवल्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ऊपर में मेरे जो स्टॉप लॉस होंगे वो 620 के, थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस हैं क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़े स्टॉप लॉस आएंगे क्योंकि एक छोटा सा अगर पुल बैक भी आता है तो आई डोंट वांट कि ये स्टॉप लॉसेस हिट हो। और जो प्रीवियसली जो एवरेजेस हैं या स्विंग हाईज हैं वही स्टॉप लॉस रखे हैं। तो 620 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के नीचे में 570, इनफैक्ट इसके नीचे के लेवल्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन 570 के आसपास के पहले टारगेट्स होंगे। दो सेल कॉल्स आती हुई फिलहाल सौमिल की तरफ से, इंडियन होटल्स यहाँ पे फिर 570 के टारगेट्स आ सकते हैं और हुड को 160 के पहले टारगेट्स आप ध्यान में रखें। ये दो सेल कॉल्स फिलहाल सौमिल की तरफ से। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे क्या ओपनिंग के बाद कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट कर रहा हो? जी, मार्केट में काफी एक वीकनेस देखने को मिल रही है और थोड़े बहुत स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रहेंगे। यहाँ पे मेरा एक सेल कॉल रहेगा वोल्टास पर, जो कि अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन्स को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि RSI भी एक काफी एक बीटन डाउन दिखा रहा है इंडिकेशन, तो यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1230 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें यहाँ पे सेल करें और स्टॉप लॉस जो है वो 1290 के आसपास का लगाएं। ऑलराइट, तो चलिए वोल्टास यहाँ पर एक राय आती हुई ऑलरेडी स्टॉक में देखिए आप 0.4% की गिरावट है और एक सेल कॉल आती हुई वोल्टास पे। देखिए हाल फिलहाल जितनी समर रिलेटेड काउंटर्स थे, उस थीम से जुड़े काउंटर्स थे, उनमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था, बट मार्केट की इस यू टर्न के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे काउंटर्स में भी प्रेशर आता हुआ। पर प्रदीप जी, अब आपसे समझेंगे, बताइए आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं? सेल कॉल रहेगा इंडियन बैंक का चार्ट मुझे बहुत ही वीक लग रहा है। 825 उसके बाद 810 दोनों टारगेट के लिए इंडियन बैंक सेल करके जाइए और 873 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। तो इंडियन बैंक का चार्ट जिस तरीके से खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग का बन सकता है और एक बाई कॉल भी देना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंपनी का नाम रहेगा चेन्नई पेट्रो। तो अभी 1060-65 के आसपास चल रहा है। अगर 1095 आज का जो डे हाई है 1094 पे है अभी, या तो 2 घंटा 3 घंटा कभी भी 1095 का हाई ब्रेक करता है तभी बाई कॉल एक्टिव होगा। उसमें टारगेट रहेगा सीधा 1150 का। एक स्टॉप लॉस आपको उस केस में 1055 के आसपास मेंटेन करना है, क्योंकि अभी वो प्राइस नहीं आया है, तो ये कॉल अभी का नहीं है। जैसे ही 1095 एंड अबव सस्टेन होता है तब जाके आपको पोजिशन बिल्ड करना है। ऑलराइट, तो चलिए एक बाय और एक सेल कॉल आता हुआ चेन्नई पेट्रो में आप थोड़ा सा वेट करें। कुछ लेवल्स प्रदीप ने हाईलाइट किए हैं, अगर वो अचीव होते हैं उसके बाद यहाँ पर एक बाय कॉल इनिशिएट होगा। और इंडियन बैंक इन स्तरों पर कमज़ोर लग रहा है और उस काउंटर पर एक बिकवाली की सलाह। इस बीच आप एक बार मार्केट्स पे नज़र डालेंगे तो 22,700 के लेवल्स हमने तोड़े ज़रूर थे, बट उसके ऊपर फिलहाल निफ्टी निकलता हुआ और निफ्टी बैंक में भी बहुत ही मामूली सी रिकवरी है निचले स्तरों से। पर इंडिया विक्स पर आप ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि 9% का उछाल ऑलरेडी इंडिया विक्स दिखा रहा है, तो वहां से कुछ कूल ऑफ के संकेत आते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट्स में फिर से बुल्स एक चार्ज लेते हैं या नहीं। पगारांग सर, जिस तरीके से वीकनेस हावी है, चलिए आपसे एक बार ONGC पर ही राय लेते हैं, क्योंकि देखिए लगातार कच्चे तेल में जो है एक हमने बढ़त देखी है और अभी भी जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर से ईरान की तरफ से, वो यही बता रहे हैं कि अब देखिए ऑयल है या फिर पूरे एनर्जी बास्केट है, अगर कुछ भी ज़्यादा वॉर इंटेंसिफाई हुई US या इजराइल की तरफ से, तो ईरान इसका रिटेलिएशन मजबूती से देगा।
ऑयल प्राइसेस तो ऊपर है ही, बट क्या ONGC इन लेवल्स पे भी फिलहाल अट्रैक्टिव बाय लग रहा है या फिर काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा इससे बच के रहें? सृष्टि जी, इस प्रकार के बाजार में अगर आप किधर छिपने का प्रयास करेंगे या फिर सुरक्षित क्षेत्र या शेयर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो आपका जो प्रयास है वो पूर्ण तरीके से विफल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगर शेयर बाजार पूरा ही दबाव में है तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि आपको बचा करके चलेगा। हाँ, एक बात बिल्कुल है, कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे इस प्रकार की परिस्थिति में जहां पर बाकी अन्य क्षेत्र और कंपनियों की तुलना में गिरावट थोड़ी बहुत कम होती है। और आपने जो कंपनी का नाम लिया ONGC, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है सरकारी, और अक्सर ऐसा होता है सृष्टि जी के जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है। तो ONGC पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ये किसी भी प्रकार का छिपने का प्रयास मत कीजिए शेयर बाजार। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो दूर रहिए शेयर बाजार से, जब तक ये मसला जो है खाड़ी में ये सुलझ नहीं जाता है। लेकिन जोखिम झेलने की क्षमता है तो मेरे ख्याल से मूल्यांकन के हिसाब से सिर्फ ONGC ही नहीं सृष्टि जी, काफी सारे शेयर्स है और वो सूची मेरी रोज लंबी हो रही है जैसे जैसे बाजार नीचे जा रहा है खरीदारी की। तो बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है ONGC पर। और एक दूसरी कंपनी है गेल, वो भी एक्सप्लोरेशन करती है गैस वगैरह, वहां पर भी खरीदारी की राय है। बुनियादी तर्क पर अगर आपको रिस्क लेना है, आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय गौरांग सर की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया गौरांग सर, आज आपने समय दिया और तमाम सेक्टर्स पर, तमाम शेयरों पर आप अपनी राय आपने साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं जरा फूड डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म्स पर। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है इन्होंने, पहले 12 साढ़े 12 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस हुआ करती थी, अब वो 15 रुपए के करीब हो गई है। तो उस प्लेटफॉर्म फीस के बढ़ाने का पॉजिटिव इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर होगा, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर, इंडियन बेसिकली जो है वो चाहे वो जोमेटो हो या फिर स्विगी हो, इन दोनों के ऊपर होगा। और उनका ये कहना है कि अगर 1 रुपए की फीस इंक्रीज करते हैं तो एबिटा जो है वो 4% से 5% बढ़ता है। ये राय उन्होंने दी है। आज देखिए फूड डिलीवरी के शेयर्स वैसे तो एक्शन दिखा नहीं रहे हैं। इटर्नल आप देखिए 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। स्विगी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और एक्शन वहां भी देखेंगे, लेकिन एक राय लेते हैं जरा प्रदीप हल्दर जी से कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर उनका नजरिया क्या है। क्या इटर्नल या स्विगी इन दोनों पर कोई रुख वो रखते हैं, खरीदारी या बिकवाली, जिस साइड भी वो रुख रखते हो? प्रदीप जी जरा बताइए क्या राय आपकी है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर? जी देखिए, मेरा व्यू ना एकदम क्लियर है स्विगी जोमेटो को लेके। कहीं ना कहीं या तो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे या तो मोमेंटम में बाय करेंगे। तो अभी जिस तरीके का मार्केट का एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट पे मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट इटर्नल हम देखेंगे 290 से एक ब्रेकडाउन आ गया था, अभी 230 के आसपास का प्राइस है, 214 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। और स्विगी अगर हम देखेंगे 278 के आसपास का अभी भी प्राइस। तो दोनों चार्ट में ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न है, डेली, वीकली, इनफैक्ट मंथली टाइम फ्रेम में। सो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मोमेंटम आता है तब जाके मैं बाय करना पसंद करूंगा। जोमेटो एटलीस्ट 265 270 क्रॉस होना चाहिए। अदरवाइज अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग एज ए इन्वेस्टर ढूंढता हूं तो मुझे 205 210 के आसपास आने पे मैं एक बार स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा। उस केस में मैं 190 का स्टॉप लॉस मैं रखूंगा। बीच पे कहीं पे मुझे नहीं लेना है, या तो ऊपर लेंगे नहीं तो नीचे लेंगे, बीच में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्लियर स्ट्रेटजी है इटर्नल और स्विगी दोनों के ऊपर। और प्रदीप जी इसीलिए जाने भी जाते हैं कि एकदम क्लियर राय बताते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। ये हाँ या ना वाला नहीं होता। हालांकि कंडीशनल बाय कभी कभी देते हैं कि इस लेवल के ऊपर जाए तभी खरीदना है, लेकिन वैसे ओवरऑल जो है वो क्लियर स्ट्रेटजी होती है। कंडीशनल बाय भी क्लियर स्ट्रेटजी होती है अपने आप में कि इतने के ऊपर जाए तो ही खरीदना है। तो ये राय आती हुई। चलिए जरा एक पर्टिकुलर खेमे के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें अच्छी खासी तेजी सिल्वर की तेजी की वजह से आई थी और अब गिरावट देखने को मिल रही है। हिंद कॉपर और हिंद जिंक की बात मैं कर रहा हूं। देखिए 5.5 और 5% की गिरावट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 15 से 16 लाख के शेयरों के वॉल्यूम के साथ आज देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट देखिए, अब तो 20 लाख के वॉल्यूम के साथ आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। और हिंदुस्तान जिंक आपकी स्क्रीन पर देखिए 15 लाख के वॉल्यूम के साथ यहां भी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं सौमिल जी से, इन दोनों कंपनियों में क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास है, किसी ने सिल्वर की तेजी के दौरान अगर खरीदा था तो क्या करना चाहिए, और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो क्या करना चाहिए? सौमिल जी।
हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली स्टे अवे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में और भी नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, बहुत समय से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। जनवरी से ये गिरावट है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है कंटिन्यूसली। देयर इज नो रेस्पाइट हियर। नीचे में मैं समझता हूँ कि ये 450 तक जा सकता है। अगर वहां पे सस्टेन नहीं होता है तो 420 तक जा सकता है, तो डेफिनेटली स्टे अवे। आई वुड नॉट सजेस्ट कि यहाँ पे शॉर्ट करें आप, क्योंकि बहुत ही शार्प सेल ऑफ्स हैं इसमें। तो शॉर्ट करके ना जाए, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। हिंद कॉपर की अगर हम बात करें तो वेरी सिमिलर, इसके भी बहुत सिमिलर चार्ट्स हैं। बहुत समय से ये भी लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत शार्प सेल ऑफ्स नहीं है, राइट। इन द लास्ट एक डेढ़ वीक में जो कंसोलिडेशन हुआ है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ टूटा है, तो इसके अंदर एक शॉर्ट करके चल सकते हैं, लेकिन आज ऑलरेडी 6% नीचे हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑन द बाउंस। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 462 के आसपास का, 500 के आसपास का, तो ये एक लेवल आप डेफिनेटली ध्यान में रख के चलिए। 500 के ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक जाएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ जाता है। और नीचे में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 414 410 तक ये स्टॉक जा सकता है, विच इज द 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों ही स्टॉक पे मेरा व्यू नेगेटिव है, स्टे अवे फ्रॉम इट। यही मेरी सलाह होगी। चलिए फिलहाल मेटल काउंटर्स को थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर करिए, क्योंकि वीकनेस जो है वो गहराती ही जा रही है, और ऐसे में थोड़ा सा आप अवॉइड ही करके चलें। इसी में फ़िलहाल जो है समझदारी है। बट इस बीच जितने भी पेट्रोल रिलेटेड काउंटर्स हैं उनमें फिर से वीकनेस हावी हो रही है, चाहे वो पेट्रोनेट LNG हो या फिर आप BPCL HPCL को देख लीजिए। फ्राइडे को भी थोड़ी सी वीकनेस इनमें गहराई थी, और आज फिर से ये सभी काउंटर्स जो हैं थोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं। पर टाटा केमिकल्स ये काउंटर अब देखिए लुढ़कते हुए 600 रुपये का आ चुका है, लगभग 5% तक की कमज़ोरी। और देखिए केमिकल स्पेस में कहीं ना कहीं कुछ एक कमोडिटीज़ ज़रूर हैं जहाँ पर उनको प्राइस हाइक या फिर सप्लाई शॉर्टेज का फ़ायदा हो रहा है, बट कुछ एक के जो ओवरऑल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती हुई दिखी है, और टाटा केमिकल्स उसी में से एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। एक बार शिवांगी, आपका व्यू टाटा केमिकल्स पे, आज भी 5% की कमज़ोरी है, कहाँ तक जाते हुए देख रही हैं आप इसे? टाटा केमिकल की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है ये स्टॉक में लगभग पिछले 6 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुई है। तो वीकनेस जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव स्पेसिफिक नहीं है, बट ओवरऑल टेक्निकली ही यहाँ पे स्टॉक गिव अप करते हुए दिखा है स्ट्रेंथ, और अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स को हायर टाइम फ्रेम में तोड़ते हुए नजर आया ये स्टॉक। तो यहाँ पे वीकनेस जो है वो और थोड़ी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, एंड इमीडिएट बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 580 के आसपास ये स्टॉक गिरते हुए नजर आ सकता है। वहां से थोड़ी बहुत रिवर्सल अगर देखने को मिलेगी तो हम अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा, पर अभी फिलहाल अपसाइड कैप नजर आ रहा है टाटा केमिकल्स के ऊपर आपको मिलती हुई। चलिए अब इस बीच हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोत्रा जी भी शामिल हो चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक टारगेट चेक मैं लेना चाहता हूं सौमिल जी से। सौमिल, इंटरग्लोब पे आपने सेल कॉल दी थी 2.5% के आसपास, अब जो है वो नीचे है, टारगेट्स आपके आ गए क्या? टारगेट्स तो अभी तक नहीं आए हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यस टारगेट्स मेरे नीचे में 3900 के हैं। अगर वहां सस्टेन नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये 3700 तक जा सकता है। सो कीप एन आई, इट्स अ वेरी गुड शॉट। अगर आप पोजिशनली भी शॉर्ट रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इट कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न। अच्छा मौका भी बना है 9.15 के आसपास, अगर आप देखेंगे तो 4104 के हाई के साथ खुला था, तो अच्छे मौके भी मिले हुए हैं लोगों को शॉर्ट करने के, तो सौमिल की तरफ से ये बेहतरीन कॉल आई हुई। चलिए अब कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और बहुत अच्छी मॉर्निंग तो है नहीं वैसे तो बाजार में, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ तो हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए होंगे। जी हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग काफ़ी रेड है मार्केट्स में, और इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्केट का मूड है वो कैरी फॉरवर्ड है जो पिछले हफ्ते था। मार्केट्स में हमने करीबन 800 पॉइंट की सेलिंग देखी थी पिछले हफ्ते, अगर हम टॉप से देखें तो 23,800 से। फ्राइडे को भी हमने ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास हमने क्लोज किया था, बट ये इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस अभी भी बरकरार है। 22,800 का एक मेजर सपोर्ट जो हमने ब्रेक किया है, तो ये मेरा मानना है कि एक क्रिटिकल लेवल है।
अगर आज बुल्स में थोड़ी सी फाइट वापस आती है, अगर हम 22,800 को डिफेंड कर जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हम थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखें। बट अगर 22,800 के नीचे अगर हम क्लोज कर जाए तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग साइन के फर्दर वीकनेस रेस्ट ऑफ द वीक हम देख सकते हैं इंडाइसेस में। यहाँ पर मैं कुछ एक ट्रेड्स इनिशिएट करूँगा सेल साइड पे। पहले इनफैक्ट सेल रहेगा वोल्टास पे, जो काफ़ी दिनों बाद वो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था लास्ट वीक। 1315 का लेवल था स्टॉक प्राइस में, अभी 1275-78 के आसपास आ गया है वोल्टास। तो मैं यहाँ पे सेल सजेस्ट करूँगा, 1225 का टारगेट रख सकते हैं, 1300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं वोल्टास पे। KEI इंडस्ट्रीज, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है बिकॉज शॉर्ट टर्म के नज़रिए से स्टॉक एक स्विंग ब्रेकडाउन दिया है, 200 मूविंग एवरेज को जस्ट ब्रेक किया है और एक गैप के साथ ओपन किया है। तो KEI इंडस्ट्रीज पे भी सेल रहेगा। 4034 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मैं यहाँ पे टारगेट सजेस्ट करूँगा 3900 का, स्टॉप लॉस 4110 का। ऑलराइट, तो क्लियरली KEI इंडस्ट्रीज ये फोकस में, और साथ ही वोल्टास यहाँ पर शिवांगी की तरफ से भी एक सेल कॉल थी और अब कुणाल भी उसको वैलिडेट करते हुए यहाँ पर भी एक सेल कॉल फिलहाल आती हुई। बट इस बीच आप देखिए मार्केट वो इंटरेस्टिंग ज़रूर हो रहे हैं क्योंकि 22,730 ये जो है निफ्टी ने दिखा दिया है। बट ऐसे में कौन सा पैक है जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहा है? और क्लियरली IT पैक, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा था काफ़ी अच्छे मूव्स थे IT काउंटर्स में, कमज़ोर बाजार में भी कुछ काउंटर्स जो हैं अपने आप को होल्ड कर रहे थे और आखिरी के आधे घंटे में हमने एक स्पाइक आते हुए भी देखा था। जब आप हमारे साथ शो में जुड़े थे तो हमने हाईलाइट किया था TCS, इन्फोसिस और शायद HCL टेक भी, ये तमाम काउंटर्स, ये दिग्गज ज़रूर थे जो कि IT की रैली को लीड कर रहे थे। और आज भी आप देखिए कुछ एक काउंटर्स फिर से हरे निशान में आते हुए, परसिस्टेंट सिस्टम हरे निशान में लौटा है। HCL टेक यहाँ पर 0.5% की तेज़ी है। इवन TCS भी कुछ ही समय में अब हरे निशान में आ सकता है। इन्फोसिस यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी है। एक बार कुणाल, आपका व्यू हम IT काउंटर्स पे लेना चाहेंगे क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं हमने ज़रूर देखा है कि अब रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कोई काउंटर जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करे? तो IT स्टॉक्स, फार्मा, ये दो सेक्टर बन सकता है जो मेरा मानना है कि आई थिंक थोड़े से शील्ड हो सकते हैं मार्केट करेक्शन से। शील्ड का मतलब हो सकता है कि इनमें उतनी सिवियर इंटेंसिटी की प्राइस करेक्शन ना हो। इनफैक्ट स्टार्ट में भी हमने देखा था कि फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स जब मार्केट ओपन हुआ था तो द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था निफ्टी फार्मा इंडेक्स, बट वो प्राइस कट भी आई थिंक 1% का था डाउन साइड पे। तो सेलिंग प्रेशर के लिहाज से अगर हम देखें तो इंडेक्स अगर 1.5-2% के आसपास खुला है तो उस लिहाज से कुछ एक सेक्टर्स है जिसमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस है। मेरा मानना है कि आई थिंक IT स्टॉक्स में लास्ट 4-5 दिन की भी अगर हम चाल देखें तो मेजर सेलिंग एक कैरी फॉरवर्ड सेलिंग वो नहीं बन रही है IT स्टॉक्स में। मोरलेस एक फ्लैटिश प्राइस एक्शन है, एक बैंड में ट्रेड कर रहे, एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स। टेक महिंद्रा, HCL टेक, जब भी हम देखते हैं कि मार्केट रिकवर कर जाता है और IT इंडेक्स अगर थोड़ा सा एक आउट परफॉर्मिंग जोन पे आता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस ऑल्सो टू अ लार्जर एक्सटेंट ये एक अच्छा सपोर्टिंग फैक्टर प्ले कर रहे हैं मार्केट्स के लिए। तो मेरा मानना है अगर ये लेवल से अगर बाउंस बैक आता है IT इंडेक्स में तो इन तीनों स्टॉक्स पे थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर IT स्टॉक्स में से एक मेजर रिकवरी आती है तो इन तीनों का जो योगदान रहेगा IT स्टॉक्स में से वो सबसे ज़्यादा रहेगा। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, KPIT टेक, ये सब थोड़े से हाई बीटा स्टॉक्स है, ये जनरली परफॉर्म करते हैं जब सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। फिलहाल सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है IT इंडेक्स के लिए, बट एक शील्डिंग फैक्टर बन सकता है डिफेंसिव नेचर के हिसाब से। ऑलराइट, तो चलिए IT काउंटर्स एक व्यू ज़रूर लिया है हमने। और इस बीच आप देखिए HCL टेक ये निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स में आ चुका है क्योंकि आज सिर्फ ONGC है जो कि अभी हरे निशान में है और साथ ही HCL टेक, इसमें थोड़ी रिकवरी हमने ज़रूर देखी है। बाकी के 48 काउंटर्स में भारी बिकवाली आप देख सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक किस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं निफ्टी इंडेक्स पे, और तमाम मेटल काउंटर्स पर भी जो है बहुत प्रेशर हम आते हुए देख रहे हैं। पर शिवांगी, एक और दिग्गज बजाज फाइनेंस, ये भी आज फिर से देखिए लगभग 3% की कमज़ोरी है इस काउंटर में। बजाज फाइनेंस को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप शिवांगी? जी, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में पूरे जो सेंटिमेंट्स हैं वो ही डैम्पन होके रखे हैं। बहुत ही सिलेक्टिव सेक्टर्स या काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि एक बाइंग इंटरेस्ट है। बाकी में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। इंडिया विक्स भी काफ़ी हायर जोन्स पे जा चुका है जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि बेयर्स अब फुल कंट्रोल में ही है। ऐसे में स्टॉक्स में
गिरावट देखने को मिली है और बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो इस लपेट में है। मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करते हुए दिखा है ये स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। लगभग हम यहाँ पे नजर रख सकते हैं 778 के लेवल्स, जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट लो है पोजिशनल बेसिस पे। तो ये लेवल्स को हमें ध्यान रखना है, बट अपसाइड अब भी थोड़ा कैप्ड है। इफ मार्केट स्टेबलाइजेस, यहाँ पे थोड़ी बहुत हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं, टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो चलिए ये एक व्यू फिलहाल बजाज फाइनेंस पे अपसाइड फिलहाल कैप होती हुई ज़रूर दिख रही है और लगातार वीकनेस जारी है। अब 800 के भी लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ बजाज फाइनेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज सेबी की बोर्ड बैठक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक होने वाली है, क्योंकि इस बार बोर्ड बैठक में मार्केट रेगुलेटर जो है एफपीआईज को लेकर जो है कुछ शायद बड़े ऐलान करें। क्या है ये पूरी खबर, आइए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास, जो कि पूरी जानकारी और सेबी के मीटिंग के एजेंडा को लेकर मौजूद हैं। अंकुर, बताइए क्या कुछ निर्णय आ सकता है आज सेबी की बैठक में? जी हाँ, सेबी अपनी बोर्ड बैठक में एफपीआईज के लिए नेटिंग ऑफ फंड्स जो कि कैश मार्केट में उस पर फैसला ले सकता है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि एफपीआईज की कंप्लेन ये थी कि वो अगर मान लीजिए स्टॉक ए को कैश मार्केट में खरीदते हैं और स्टॉक बी को कैश मार्केट में बेचते हैं तो उनको दोनों जगह फंड पार्क करना पड़ रहा था। अब क्या होगा कि वो नेट ऑफ फंड्स से काम चला सकते हैं और इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, खासकर एफपीआईज के लिए। और ये काफ़ी से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी एफपीआईज के लिए। डेरिवेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी ये अलाउड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनविट्स और रीट्स के लिए भी कुछ फैसले आ सकते हैं और ये जो अहम फैसले हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल इश्यूज को ईज करने के लिए होंगे। साथ ही साथ जो लीगल हेयर्स हैं उनके ट्रांसफर में सहूलियत के लिए भी सेबी फैसला ले सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पर भी हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ऑपरेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पर सेबी फैसला ले सकता है। बोर्ड में ये अहम डिस्कशंस हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर बोर्ड यहाँ पर नेटिंग ऑफ फंड्स जो कि एफपीआईज के लिए कैश मार्केट में है उस पर अहम फैसला ले सकता है। साथ ही साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनविट्स के लिए हो, रीट्स के लिए हो और म्यूचुअल फंड्स के लिए भी कुछ यहाँ पे ऑपरेशनल सहूलियत जो बैठक है वो सेबी की बोर्ड उसमें फैसला ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर ये तमाम डिटेल्स लेकर आने के लिए और बताने के लिए कि सेबी की बोर्ड बैठक में आखिर क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं, किन चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। अच्छा, सेबी की बात जब हम कर रहे थे तो मैंने मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स को देखा। बीएससी देखिए 2% नीचे है। उसके अलावा आप सीडीएसएल देखिए 2.5% के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिलेगी। एंजल वन में 2.5%, नुआमा 2% के आसपास और इवन एमसीएक्स भी टूटा हुआ है, 4% के आसपास की गिरावट वहां भी देखने को मिल रही है। तमाम ये काउंटर्स कमजोर हैं। क्या करना चाहिए, क्या कोई राय बनती है मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों पर? शिवांगी जी से जरा एक बार चेक करते हैं। शिवांगी जी जरा बताइए, मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स टूटे हुए हैं, बीएससी खासकर इस पर एक राय चाहिए कि 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए आज? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की अगर हम एक ओवरव्यू ले, ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। ये स्टॉक्स जो है इनमें इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली है बाकी सेक्टर्स में, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिलेंस है और मार्केट्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो ये स्टॉक फ्रंट लाइन पे रहेंगे मूव करने के लिए। तो डेफिनेटली बीएससी अगर हम देखें मंथली बेसिस पे अब भी इंटैक्ट है अपने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के लिए। एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि अब डेली बेसिस पे भी कंसोलिडेट करते हुए दिखा है ये पिछले 21 ट्रेडिंग सेशन से। और यहाँ पे जो भी सेल ऑफ भी देखने को मिली थी बीच में, काफी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। बाइंग इंटरेस्ट लोअर जोन्स पे काफी स्विफ्टली इमर्ज होते हुए दिखी है। तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर काउंटर्स है पूरे बाजार में और यहाँ पे बीएससी में डेफिनेटली हमें पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग हम 2700 के सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है। अपसाइड जो है 2900 तक के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 2900 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बीएससी पोर्टफोलियो स्टॉक है। अच्छा, एक और पोर्टफोलियो स्टॉक, इसी बात पे जरा उसका जिक्र कर लेते हैं और राय लेंगे हम कुणाल जी से। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक गिरावट रोकने का नाम नहीं ले रही और बस कुणाल जी से हमें इतना ही जानना है कि
कहाँ तक जाएगी ये गिरावट, क्या करें जो इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, क्या करें, क्योंकि अब थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गया। 3 दिन की गिरावट इतने बड़े बैंक के अंदर अगर लगातार चलेगी तो निश्चित तौर पे पैनिक तो होना बनता है। क्या राय है कुणाल जी एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपकी? तो 750 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इनफैक्ट मैंने इटना में भी कहा था कि अगर ये स्टॉक 800-820 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो वहाँ से बने फिर और एक 7-8% की गिरावट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 750 का जो लेवल था वो एक नेक्स्ट सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक के लिए। बहुत बार होता है कि जब स्टॉक में न्यूज़ बेस्ड एक सेलिंग आती है उसके बाद हम देखते हैं कि एक रेसिडुअल इनर्शिया बेस्ड करेक्शन होता है स्टॉक प्राइस में। तो हमने देखा एचडीएफसी बैंक आई थिंक उस दौर से गुजर रहा है जहाँ पे न्यूज़ फ्लो हालांकि एवरीडे इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ न्यूज़ फ्लो जो ऑलरेडी आ चुकी थी उसके बाद एक इनर्शिया बेस्ड रिएक्शन होता है, एक सेंटिमेंटल रिएक्शन होता है कि स्टॉक में अगर छोटा सा भी बाउंस आता है तो उस पर पोजिशन लाइट करते हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। तो मेरा मानना है आई थिंक एचडीएफसी बैंक उस फेज से गुजर रहा है। 750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट लेवल्स एचडीएफसी बैंक में को करीबन 700 और 720 के आसपास आता है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थोड़ा सा एहतियात बरत सकते हैं, बिकॉज अगर 750 के लेवल्स के नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि और 7 से 8% का गिरावट आ सकता है स्टॉक प्राइस में। ऑलराइट, 750 के नीचे और 7 से 8% की गिरावट आ सकती है एचडीएफसी बैंक पे, और एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है निफ्टी बैंक में भी। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी बैंक को सपोर्ट करने के लिए फिर बाकी के बैंकिंग काउंटर्स से जो है सपोर्ट चाहिए होगा, बट वो भी एटलीस्ट आज के सत्र में तो नहीं आते हुए दिख रहा है, क्योंकि तमाम दिग्गज एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनमें भारी प्रेशर है। बट जियो फाइनेंशियल्स, एक बार इस पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि 3% की गिरावट आज के सत्र में हाल फिलहाल इसमें एक अच्छे मूव्स हमने ज़रूर देखे थे। बट कुणाल, जियो फाइनेंशियल्स पे आपकी एक टिप्पणी काफ़ी कमज़ोर है आज के बाजार में। इनफैक्ट सृष्टि, मैंने इसको बहुत क्लोजली ट्रैक किया है लास्ट 6 महीनों में, और बहुत बार देखा है कि इवन जब फाइनेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था उस दौर में भी आई थिंक जियो फाइनेंस ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक का चार्ट और ट्रेंड है वो काफ़ी वीक है। मैं फिलहाल कोई बाय कॉल इनिशिएट नहीं करूँगा जियो फाइनेंस में इतनी वीकनेस के बाद भी। ऑलराइट, तो कोई बाय कॉल इनिशिएट नहीं करना है, काफ़ी वीकनेस है, फिलहाल इससे बच के रहें। पर देखिए, अब 9% की तेज़ी थी इंडिया विक्स में, अब वो बढ़कर लगभग 12% की हो गई है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब तक कूल ऑफ नहीं होगा, मुश्किल है कि बुल्स जो हैं फिर से एक बार रिटर्न या फिर कम बैक दे मार्केट्स में। इस इंडेक्स को जो है क्लोजली हम ट्रैक करेंगे, और साथ ही साथ जो ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर है उसको भी आप क्लोजली ट्रैक करिए, क्योंकि अभी जो एनएससी में ही आप देख लीजिए तो मात्र 250 काउंटर्स ही हैं जो कि फ़िलहाल हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और इसके सामने 2500 से ज़्यादा काउंटर्स हैं जो कि फ़िलहाल वीकनेस का शिकार हो रहे हैं। तो वहाँ से भी कोई रिस्पाइट नहीं है। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर भी टिक बाय टिक खराब होती हुई ही दिख रही है। बट अब देखिए, तमाम दिग्गज प्लेयर्स में भी गिरावट है। अब निफ्टी फिर से डे लो के आसपास आता हुआ 440 अंकों की वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। पर पेट्रोनेट एलएनजी, ये काउंटर भी लगातार कमज़ोर हो रहा है। जिस तरीके से शॉर्टेज आ रही है गैस की, और जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन में कोई भी रिस्पाइट नहीं है, इस काउंटर में वीकनेस अभी भी हावी है। और शिवांगी, एक बार आपका टेक लेना चाहेंगे, 7% की कमजोरी आज के सत्र में फिर से कैसे देख रही हैं आप पेट्रोनेट एलएनजी को चार्ट्स पे? ऑलराइट, तो शायद शिवांगी से हमारा संपर्क टूट चुका है। बट कुणाल, क्यों ना आप इस पर राय दीजिए। 7% की कमजोरी ऑलरेडी हाल फिलहाल काफ़ी वीक ऑलरेडी रह चुका है ये काउंटर। जी हाँ, और आई थिंक ये सेकंड मेजर गैप डाउन है पेट्रोनेट के लिए लास्ट 1 महीने में। जब मार्च से स्टॉक ने करेक्ट करना चालू किया था, 323 के आसपास का रेट था पेट्रोनेट का। उसके बाद में हमने 2 मेजर गैप डाउन्स देखे स्टॉक प्राइस में। इनफैक्ट ये थर्ड गैप डाउन है मेजर स्टॉक प्राइस के लिए। जो प्रीवियस गैप्स थे वो मेजर रेजिस्टेंस बन गए थे पेट्रोनेट के लिए। तो पहला गैप था करीबन 308 और 300 के आसपास, जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टॉक ने ब्रेक किया था। सेकंड जो गैप था वो 4 दिन पहले पिछले हफ्ते था, वो 285 का मेजर रेजिस्टेंस था स्टॉक प्राइस में। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के लिए 255 टू 56 का एक जो मेजर गैप का हायर साइड है वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है पेट्रोनेट के लिए। तो इंटेंसिटी सिवियर होती जा रही है, इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो रहे हैं स्टॉक प्राइस में। पर ऐसा लग रहा है कि आई थिंक जब ये स्टॉक अपने गैप को क्लोज करेगा 255 के आसपास का जो लेवल है, उसके बाद ही अगर बाई ट्रेड लेनी तो ले सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कॉन्ट्रा साइड पे।
ऑलराइट, तो चलिए पेट्रोनेट एलएनजी एक कॉन्ट्रा बाय के लिए फिलहाल आप वेट करें और कुछ लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखें। बट इस बीच आप देखिए रुपए को भी ट्रैक करते रहिए। रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचता हुआ रुपया 93.92 डॉलर्स पर डॉलर के आसपास। अब देखिए 94 का जो लेवल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इस बीच देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से कोई सपोर्ट आता है या नहीं इस गिरावट को रोकने के लिए। एक बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए ये ज़रूर साबित हो सकता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त चला है जानने का ऑप्शन में आपकी कमाई की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज हमें ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हेवल्स का वो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है और बिकवाली पर ही फोकस है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में वीकनेस देखने को मिल रही है मेरे ख्याल से वीकनेस और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो हेवल्स का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। यहाँ पर हम एट द मनी पुट ऑप्शन लेने की सलाह दे रहे हैं, जहाँ पर 1250 का पुट ऑप्शन उसे खरीदने की सलाह होगी, जो फिलहाल कहीं ना कहीं 26 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ा सा लेवल्स में यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये का रखना होगा। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस जो दिख रहा है वो 26 रुपये के आसपास दिख रहा है, तो इसे करंट लेवल पर पुट ऑप्शन को खरीदने की सलाह होगी 26 रुपये पर। एंड 15 रुपये के स्टॉप लॉस है 35 एंड 46, 35 और 46 के 2 टारगेट होंगे। और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अप्रॉक्सीमेट 3000 और 6500 के आसपास का ही है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से लॉट साइज उसको ध्यान में रखते हुए रिस्क अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 4000 के आसपास का आएगा, क्योंकि अब लेवल्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। तो अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेवल्स में गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ से 1230 और 1200 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए। हेवल्स आपने बोला 1250 की पुट लेनी है, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार बता दीजिए फिर से अपने। जस्ट अ मिनट इसके अंदर 1250 का पुट ऑप्शन जो फिलहाल 26 पर ट्रेड हो रहा है, और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये का आएगा। पहला टारगेट 35, दूसरा टारगेट 46 का होगा। पहला टारगेट 35, दूसरा टारगेट 46 का होगा, स्टॉप लॉस 15 का होगा। एंड अभी फिलहाल 1250 का पुट ऑप्शन कहीं ना कहीं 26 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरलाइन यहाँ से 1230 और 1200 तक की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर टारगेट 35 और 46 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो हेवल्स की 1250 की पुट लेवल्स आप एक बार नोट कर लीजिए ध्यान से। 1250 की पुट लेनी है आपको, हेवल्स की 26 के आसपास आपको मिल जाएगी। 35 और 46 ये 2 टारगेट्स आपको रखने हैं, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 15 रुपए का। देखिए एकदम तेज रफ्तार में हमारी स्क्रीन पर लिख के हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भेज दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप लेवल्स को नोट कर लें और अपने ट्रेड में कोई गलती आपसे ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शेयर जहां गलतियां लगातार हो रही हैं, पेट्रोनेट एलएनजी। गलतियां मतलब करेक्शन लगातार हो रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर 6% की गिरावट आज भी देखने को मिल रही है। ये शेयर जो है वो थोड़ा आप अपनी नजर पर रखिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आरईसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 52 वीक लो पे पहुंच गया ये शेयर, आरईसी का शेयर, और आज भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। आप देखेंगे पिछले दिनों का करेक्शन ना, तो अच्छा खासा आपको करेक्शन इस शेयर के अंदर देखने को मिल जाएगा। आज तो 4% की गिरावट है ही, लेकिन प्राइस परफॉर्मेंस देखिए आप तो पिछले एक महीने में 10% के आसपास, 11% के आसपास करेक्ट हो गया है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे साल का भी, तो 26% का नेगेटिव रिटर्न ही इस कंपनी ने दिया है। आपकी स्क्रीन पर जो है वो परफॉर्मेंस की चार्ट पूरी दिखती हुई। आरईसी के ऊपर क्या राय है कुणाल जी आपकी? क्या करना चाहिए अगर किसी के पास है तो बजट के बाद हमने देखा था कि आई थिंक आरएससी और पीएफसी जो दोनों ही स्टॉक साथ में चलते हैं, उसमें एक मेजर डाइवर्जेंस आया था। आरएससी एक लिहाज से आई थिंक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका था लास्ट 1-1.25 महीने में, और अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने जब ब्रेकडाउन दिया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक मेजर फ्रेश ब्रेकडाउन है आरईसी के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हम देख रहे थे कि अपने 2024 के लेवल्स पे आ गए हैं, 2023 एंड के लेवल्स पे आ गए हैं। आरईसी भी उनमें से ही है। वो स्टॉक करीबन अपने 2023 के मिड पॉइंट के लेवल्स पे वापस आ चुका है। 650 से स्टॉक ने करेक्ट किया है, 317 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट फिलहाल भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस अभी भी लगातार बरकरार है।
स्टॉक प्राइस में। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स को हम सेल ऑन रैलीज का एक स्ट्रैटेजी रखते हैं कि जैसे कि इनमें अगर 5% के आसपास की एक रैली आती है तो उसको एक सेल साइड पे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक में वीकनेस बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है वो स्टॉक में वीकनेस बरकरार रही है। अच्छा देखिए, बड़े बड़े शेयर ना इस गिरावट में 52 वीक लो यानी अपने साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं, और ऐसा ही एक शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। अब देखिए 52 वीक लो कंपनी का जो है वो 2047 का है, इनफैक्ट उसके भी नीचे अब तो 52 वीक लो इन्होंने नया बना दिया 2040 के आसपास का। तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 2040 नए 52 वीक लो पे ये पहुंचता हुआ शेयर। ज़रा एक बार चेक कराते हैं कुणाल जी से ही कि इसमें क्या करना चाहिए। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कंपनी तो अच्छी है, एफएमसीजी की बड़ी कंपनी है, क्या खरीदारी का मौका है, लेवल सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी। सो मेरा मानना है कि आई थिंक HUL को एज अ डिफेंसिव स्टॉक के लिहाज से देखना चाहिए कि मार्केट का मूड ऐसा हो गया है कि लास्ट 4 क्वार्टर में भी काफ़ी सारे जो डिफेंसिव स्टॉक्स है FMCG में से वो मल्टी वीक, मल्टी मंथ, मल्टी क्वार्टर, इनफैक्ट मल्टी ईयर लोज भी बना रहे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेक्टर का जो करेक्शन है वो एक स्पेसिफिक 1-2 स्टॉक्स की वजह से करेक्शन नहीं है। काफ़ी सारे स्टॉक्स है, HUL, ब्रिटानिया, आई थिंक डाबर एक्सेट्रा, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अपने मेजर लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और बार बार वीकनेस दिखा रहे हैं मार्केट्स में। तो ये मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ मेजर वीकनेस है। इनफैक्ट बहुत बार होता है कि जब FMCG स्टॉक्स करेक्ट करते हैं तो वो करेक्शन प्राइस इंटेंसिटी से ज़्यादा टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा होता है। बट पहली बार हम देख रहे हैं कि प्राइस और टाइम दोनों ही इंटेंसिटी में हम FMCG स्टॉक्स में करेक्शन देख रहे हैं। ये मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ वीकनेस है। फिलहाल आई थिंक FMCG स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ना ही मार्केट की सेंटिमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में वेंचर करना चाहिए, और ना ही काफ़ी सारे चार्ट्स जो है जो मल्टी ईयर लोज पे वापस आ चुके हैं वो इंडिकेट करे कि यहाँ पे सपोर्ट लेंगे स्टॉक्स। ऑलराइट, तो चलिए ये फिलहाल राय आती हुई FMCG काउंटर्स पे। देखिए अर्निंग्स ग्रोथ तो इतनी एक्साइटिंग इनकी ऑलरेडी नहीं थी, साथ ही साथ जो अनलिस्टेड प्लेयर्स थे, जो छोटे मझोले प्लेयर्स थे, उनसे काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। और इस बीच आप देखिए जो पूरा सप्लाई डिस्ट्रप्शन है और मार्केट का सेंटिमेंट, ये सब कुछ फैक्टर्स हावी होते हुए FMCG काउंटर्स पे, और इस पे कुणाल की राय। बट इस बीच आप देखिए मार्केट्स में गिरावट गहराती हुई, हमने 22,700 तो टूटते हुए देखा था, 22,600 भी कहीं ना कहीं वो मुश्किल में आता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी बैंक 1500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं। मात्र IT एक ऐसा खेमा है जहां पर आपको थोड़ा सा रिस्पाइट दिखेगा, थोड़ी से आपको हरियाली उस खेमे में आती हुई दिखेगी, चाहे वो HCL टेक हो, TCS हो, इन्फोसिस को फोर्ज ये निचले स्तरों से रिकवर करते हुए देखे हैं। बट इसी के अलावा अब देखिए तमाम सेक्टर्स में किस तरीके से पिटाई हो रही है, चाहे वो स्टील काउंटर्स हों, दिग्गज फाइनेंशियल काउंटर्स हों, या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स, कोई भी खेमा जो है वो बचते हुए नहीं आया है। 2 इंडेक्स या फिर 3 फैक्टर्स आप जोड़ लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए ट्रैक करना। सबसे पहला विक्स, जो कि हम लगातार बता रहे थे कि एक बड़े मूव के बाद जो है 14% की तेज़ी आपको इंडिया विक्स दिखा रहा है। इसमें कोई कूल ऑफ आता है या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट में किस तरीके का सेंटिमेंट है, और तीसरा, रुपए में अगर कुछ मजबूती लौटती हुई दिखती है तो वो एक मार्केट के लिए ट्रिगर ज़रूर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर ही रुपया ट्रेड करता हुआ। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट के लिए रहेंगे इम्पॉर्टेंट। पर चलिए अब रुक करेंगे अभी फ़िलहाल इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस का।